हमारा जो फाइनली आज का मोटिव है ना, वो मोटिव ये है कि हमको रिवीजन करना है। और कौन सा चैप्टर आज हम रिवाइज करने वाले हैं? वी आर गोना स्टार्ट विथ ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग। और इस चैप्टर में एक्चुअली बच्चे रिवीजन बहुत डिमांड भी कर रहे थे। देखो, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, ओवरहेड्स का, मार्जिनल का और साथ में प्रोसेस का और साथ में आपको एक्टिविटी बेस का बता ही दिया। ये सारे रिवीजन आपको एकदम अच्छे खासे रिकॉर्डेड स्टूडियो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सर्विस सेक्टर की स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं थी, थोड़ा सा वॉइस इशू था उस लेक्चर के अंदर, तो मैंने सोचा कि हाँ ये तो अपन रिवाइज करवा भी देते हैं। उसका एक मोटिव और भी था कि सर्विस सेक्टर में एक्चुअली बहुत ज़्यादा वेराइटी आ जाती है, बहुत ज़्यादा अलग 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 वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं, तो हमको एक बार गो थ्रू होना है। तो पहली बात तो आपको कुछ भी लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है? उसका कारण समझो कि प्रैक्टिस करने के लिए रिवीजन नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस के पहले ही रिवीजन हो रहा है। और दूसरी बात ध्यान रखना, कभी भी रिवीजन में कोई नया कंटेंट मत उठाना। आप रिवाइज कर रहे हो, रिवाइज करने का मतलब होता है जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है हमें उनमें से ही रिवाइज करना है। तो आपके सामने बस वो ऑपरेटिंग की कॉपी होनी चाहिए जो मैंने आपको क्लास में लिखवाया था, वही शीट में भी आपके सामने ओपन कर रहा हूं। और उसमें से हम क्या करेंगे, हम सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस जिससे कि पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए, या जो मेन कंटेंट है जिसमें जो मेन बातें हैं वो सारी कवर हो जाए। तो आपके पास एक तो बुक होनी चाहिए, वो तो ऑफ कोर्स आप लाए होंगे कॉस्ट की बुक, क्योंकि इतने बड़े गधे तो आप होंगे नहीं जो कॉस्ट की बुक के बिना आ जाए रिवीजन के लिए, है ना। दूसरा ऑफ कोर्स आप कॉपी भी लाए होंगे, है ना। बहुत बढ़िया, मेरे को पता था, इसीलिए मैंने बोला कि कॉमन सेंस तो ये बोलता है ना कि अपन ने जो चीज रिवाइज कर रहे हैं तो जिस चीज से रिवाइज करेंगे वो तो अपने पास में होनी चाहिए ना। कोई दिक्कत नहीं है, मैं स्क्रीन पे यहाँ पे ये शीट जो है जो हम लोगों ने पढ़ी थी वही शीट ओपन कर लेता हूं, और इसी शीट को अब जो वापस से मार्किंग करने वाला है उसमें से उसको वापस से मैं रीअपलोड भी कर दूंगा, तो वो चीज आपको वापस से आपकी ड्राइव में इस रिविजन में जो फिल्टर लगने हैं उसके साथ मिल भी जाएगी, ठीक है। सो क्या है, लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड होगा? यस ऑफ कोर्स, ये लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, तो वो कोई दिक्कत नहीं है कि सर ये लेक्चर आपको यूट्यूब पे डालोगे नहीं डालोगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल साहब, मेरी मर्जी पड़े तो मैं सारे लेक्चर यूट्यूब पे डाल दूं, ठीक है। तो यस, ये लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड होगा, मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा, एकेडमी के चैनल पे भी मिल जाएगा, आप दोनों जगह से उसको एक्सेस कर सकते हो। साथ में उसी के डिस्क्रिप्शन में शीट की लिंक भी मिल जाएगी, वो है अल्टीमेटली वही शीट जो हम लोगों ने कॉपी में बनाई थी। तो अलग से मुझे रिवीजन नोट्स नहीं देने, कारण ये है कि हम कुछ नया नहीं रिवाइज करेंगे, हमें रिवाइज वही करना है जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो हम वही रिवाइज करने वाले हैं जो एग्जैक्टली हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग निकाल लेता हूं मैं, और मैंने आप लोगों को कब पढ़ाया था? 2021 में, है ना, ये रहा। तो ये आई थिंक आपका होना चाहिए, लिख देता हूं, ऊपर शीट पे लिखा हुआ भी होगा। यस, May 22 अटेम्प्ट के लिए हमने ये सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग जो है ये पूरी की पूरी शीट हम लोगों ने बनाई थी, तो हम पूरा वहीं से रिवाइज करना चालू कर रहे हैं, ठीक है। सो हमारे एकदम बिगिनिंग के चैप्टर्स में से था, मतलब जब लोगों ने स्टार्ट किया था बेसिक, सितंबर की बात है, तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से क्लास चालू हुआ था, हाँ, तो 16 सितंबर से क्लास चालू हुआ था, तो बस ये सेकेंड या थर्ड चैप्टर ही था। सो हम लोगों ने सबसे पहले, आवाज सब लोगों को आ रही होगी ऑनलाइन प्रॉपर, कोई दिक्कत तो नहीं है सब लोगों को? सो दैट वी कैन स्टार्ट। यस यस, चलिए, तो अब हम लोग चालू करें, तो बात करते हैं रिगार्डिंग सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग नहीं बोलते, मैंने आपको बताया था 10 मार्क्स गारंटीड पिछले 7 या 8 अटेम्प्ट जब से इंटर आया है। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ है कि ये चैप्टर एग्जाम में नहीं आया हो, हर बार एक क्वेश्चन 10 नंबर का फिक्स इस चैप्टर से आता ही आता है। वो थर्ड या फोर्थ नंबर का क्वेश्चन होता है, सेकंड नंबर के क्वेश्चन में कॉस्ट शीट आ जाता है 2A में, और थर्ड या फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में ऑपरेटिंग आ जाता है। तो 10 और 10 20 तो मुझे ऐसे दिखते हैं कि हाँ ये 2 चैप्टर होते ही 20 तो हो ही गए, 20 नंबर 20% तो आपका आ ही गया। तो इसमें हर वेराइटी का क्वेश्चन अपने को कवर भी करना रहता है। अब मैंने जब आपको ऑपरेटिंग पढ़ाना चालू किया था तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि कौन कौन से सेक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे, तो हमने बहुत सारे सेक्टर्स के क्वेश्चंस किए थे। हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात तो करी थी, ट्रांसपोर्टेशन के साथ हम लोगों ने होटल, हम लोगों ने हॉस्पिटल, इंश्योरेंस, बैंकिंग, टोल रोड, सॉफ्टवेयर, ठीक है, साथ में हम लोगों ने पावर सेक्टर, पावर और स्कूल्स, इन सब के बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो देयर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स जिसमें सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग लग सकता है, सारे सर्विस सेक्टर्स में ऑफ कोर्स लग सकता है, इतनी वैरायटी के क्वेश्चन हमारे मॉड्यूल में अवेलेबल हैं, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यार ये जब हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग की बात करते हैं
तो मैंने किसी का एग्जाम्पल भी लिया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, मैं उसको दिल्ली ले गया था, उसकी शादी करवा दी थी, उसके 2 बच्चे करवा दिए थे। मैंने बोला पहले वो अकेला गया, फिर किसी बीवी के साथ गया, फिर 2 बच्चों को लेके गया, वही टैक्सी वाला मिला था। मैंने कुछ ऐसा एग्जाम्पल लिया था। हाँ, संस्कार का एग्जाम्पल। संस्कार बोल भी नहीं रहा है, पता है उसको सब याद है, उसके जहन में वो बात आज तक है, लेकिन वो बोल नहीं रहा है बात कि हम 2 हमारे 2 भी हो गए थे, याद है। तो मैंने एग्जाम्पल लिया था कि जो टैक्सी होती है वहां पे एक सिंगल कॉस्ट यूनिट चल सकता है, लेकिन जब हम बात करते हैं बसेस की, जब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की, जब हम बात करते हैं होटल की, तो हम एक सिंगल कॉस्ट यूनिट पे नहीं चल सकते। वहां पे 2 चीजों का ब्लेंड होता है और इसीलिए हम उसको बोलते हैं कंपोजिट यूनिट्स। तो मैंने आपको बताया था कि टैक्सी के लिए चाहे पर किलोमीटर हो सकता है, लेकिन अगर हम होटल की या बस की बात करें तो बस में क्या होता है, पर पैसेंजर पर किलोमीटर। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग में बस की कॉस्टिंग करेंगे तो हम लोग पता है पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट कर लेते हैं और कॉस्ट को पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करके और प्रॉफिट ऐड करके फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर निकाल लेते हैं। बेसिकली बस के लिए एक यूनिट एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले जाना है। तो उसने एक यूनिट कब बना ली, जब उसने एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर ले गया। तो अगर वो 50 पैसेंजर को 100 किलोमीटर ले गया तो उसने कितने पैसेंजर किलोमीटर बना लिए, 5000। तो ये उसके लिए क्या हो गई, 5000 यूनिट्स। तो एक बस के लिए यूनिट क्या होती है, पैसेंजर किलोमीटर। ऐसे अगर एक ट्रक होता तो ट्रक के लिए होती है टन किलोमीटर। अगर यही होटल होता तो रूम डेज, पर रूम पर डे। जनरली होटल में हम जब फेयर की बात करते हैं कि साहब बताओ कितना किराया लगेगा, तो बोलता है सर हम 5000 रुपए पर रूम पर डे लेंगे, तो ये हमारे लिए फेयर होता है। तो पर रूम पर डे इज द कॉस्ट यूनिट। ऐसे अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग कॉस्ट यूनिट्स जो है वो हमें कैलकुलेट करनी रहती है। बहुत हद तक क्वेश्चन में देख के समझ में आ जाता है कि इस सेक्टर के लिए क्या कॉस्ट यूनिट होनी चाहिए। जैसे अगर वो आपसे कॉस्ट पर स्टूडेंट पूछ रहे हैं तो हम सीधे स्टूडेंट्स को कॉस्ट यूनिट मान लेंगे। अगर पावर सेक्टर है और वो आपसे कॉस्ट पर किलोवाट आवर पूछ रहे हैं तो हमारे लिए किलोवाट आवर क्या हो जाएगा, कॉस्ट यूनिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में जनरली इंडिकेशन होता है कि क्वेश्चन हमसे एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने फिर एग्जाम्पल से बात करना चालू करी थी। मेन हम लोगों ने समझा था पैसेंजर किलोमीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल किए थे। आई थिंक वो एग्जाम्पल तो हमें करने की वापस से जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाहता हूं मैं कि जब भी हम पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करें तो पहली बात उसके साथ नॉमेनक्लेचर हमेशा लिखे कि 50 किलोमीटर इंटू 50 पैसेंजर। तो क्या होता है, इससे एग्जामिनर कॉपी चेकर को भी समझ में आता है कि बच्चे ने कैसे उसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट किया है। तो जब भी आप वर्किंग नोट बनाओ पैसेंजर किलोमीटर कैलकुलेट करने का, ऑलवेज ट्राई टू इंक्लूड नॉमेनक्लेचर इन आवर वर्किंग नोट एज वेल। मींस 50 है तो 50 पैसेंजर्स हैं, 40 किलोमीटर्स हैं, अगर आना जाना हो रहा है तो 2 वेज हैं, वो सब आपको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता है, वो बड़ा जरूरी हो जाता है। तो उसके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपको क्लास में स्टार्टिंग में करवाए थे, वो अभी हम क्वेश्चन के अंदर देख भी लेंगे। अब हमने एक और चीज समझी थी कि सर हम यूनिट्स तो कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन हमको फॉर्मेट कैसे करना है, सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग का फॉर्मेट कैसे बनता है। तो पहली बात ये सर्विस सेक्टर है, तो यहाँ पे आप कॉस्ट शीट जैसा फॉर्मेट फॉलो नहीं कर सकते कि फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ जाएंगे या सेलिंग ओवरहेड्स आ जाएंगे, नहीं। यहाँ पे आपकी जो फॉर्मेटिंग होगी वो वेरिएबल, फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर होगी। जनरली हम जितनी भी सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग की कॉस्ट शीट बनाते हैं या कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट। और उस ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट के अंदर 3 पार्ट में हम बांटते हैं। एक तो होता है फिक्स्ड, जिसको हम स्टैंडिंग भी बोल सकते हैं। एक होता है सेमी वेरिएबल, जो कि गाड़ी में होना है मेनली, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। होटल में सेमी वेरिएबल नहीं होता है, होटल में अगर रिपेयरिंग होगा तो क्या जाएगा, फिक्स के अंदर। लेकिन अगर गाड़ी है तो गाड़ी में रिपेयर मेंटेनेंस को हम कौन सी कॉस्ट मानते हैं, सेमी वेरिएबल, तो उसका एक अलग हेड ले लेते हैं। और एक होता है रनिंग, जिसको हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। अगर गाड़ी है तो हम बोलेंगे रनिंग कॉस्ट, अगर होटल है, हॉस्पिटल है तो हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो नाम से समझ में आएगा कि गाड़ी है तो हम बोलेंगे रनिंग, चलाने की कॉस्ट, होटल है तो हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो ऐसे 3 टुकड़ों में पूरी की पूरी कॉस्ट शीट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एक होती है फिक्स्ड, जिसको स्टैंडिंग बोलते हैं। एक होता है रिपेयर मेंटेनेंस, जो कि बेसिकली सेमी वेरिएबल होता है। और एक होता है रनिंग कॉस्ट, जिसमें गाड़ी को चलाने की या होटल को या हॉस्पिटल को रन करने वाली सारी कॉस्ट आ जाती है। एक्चुअली रनिंग में वो सारी कॉस्ट आएगी जो कि आपके यूनिट के हिसाब से वेरी हो रही है। अगर मैं किलोमीटर्स बढ़ाऊंगा तो अगर मेरी कॉस्ट बढ़ रही है मतलब वो वेरिएबल है, और अगर किलोमीटर से मेरी कॉस्ट नहीं बढ़ रही मतलब वो फिक्स्ड है। अगर होटल है तो ऑक्यूपेंसी के साथ अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो वो वेरिएबल है, और ऑक्यूपेंसी के साथ अगर कॉस्ट नहीं बढ़ रही है तो वो फिक्स्ड है। तो अपने को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी यूनिट के साथ जो कॉस्ट वेरी हो रही है वो वेरिएबल, और जो यूनिट के साथ वेरी नहीं हो रही है वो फिक्स्ड हो जाएगी,
क्लियर है बात? बहुत सिंपल। अब हम लोगों ने हमारे चैप्टर के क्वेश्चंस करना स्टार्ट किए थे। तो हम लोगों ने सबसे पहले पहला क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं करने का, सिंपल पैसेंजर किलोमीटर है। सेकंड भी कोई दम नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड। और वो पता है क्यों अच्छा है? क्योंकि इसके अंदर जो आपको हाईलाइटेड पॉइंट दिख रहा है वो बहुत काम का है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है। ये कमीशन वाला पॉइंट जो इसमें है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं चाहता हूं एक बार हम इसको पढ़ें, थोड़ा सा कैलकुलेशन ऐसे कैलकुलेटर पे कर लें, फिर एक बार सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे कैसे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है और क्या मेन मेन चीजें इस वाले क्वेश्चन के अंदर निकल के आती है। हम वही क्वेश्चन करेंगे जो हमको लगता है बेसिक से थोड़ा हटके है, मतलब इसमें कोई स्पेशल पॉइंट है, और मैं चाहूंगा कि आप अपने नोट्स के अंदर वो स्पेशल पॉइंट हाईलाइट भी कर लें, नोट डाउन भी कर लें, जैसे मैंने क्वेश्चन थर्ड में हाईलाइट किया हुआ है। इस पूरे क्वेश्चन के अंदर एक ही स्पेशल पॉइंट है और वो है कमीशन ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर वाला। ऐसे हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ स्पेशल पॉइंट मिलेगा। आई विल रिक्वेस्ट यू, आई विल अर्ज यू कि आप उसको अपने नोट्स के अंदर हाईलाइट कर लें, या एक काम और कर सकते हैं, अगर आपको लगता है सर नोट्स में मेरे पास बहुत किशपिश हो जाएगा, तो आप एक अलग पेज पे जो जो क्वेश्चन हम रिवीजन में करते जा रहे हैं उसके स्पेशल पॉइंट्स नोट भी कर सकते हैं। जैसे आपको लगता है कि नहीं यार, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू राइट डाउन एवरीथिंग इन द नोट्स, तो what you can do is you can write down notes in a single separate page, जिसमें आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 किसी काम का नहीं है, 2 किसी काम का नहीं है, थर्ड के अंदर एक पॉइंट बहुत स्पेशल है और वो कौन सा है? कमीशन वाला। अब मैं बार बार गाइड नहीं करूंगा, आपको मैं बता दूंगा क्या पॉइंट है, आप अपने इसमें उसको जॉट डाउन कर सकते हैं, ठीक है? तो हम चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को फटाफट पढ़ना, कुछ कैलकुलेशंस भी साथ साथ करते जाएंगे। ये रिवीजन के लिए बहुत सारी चीजें, आपको छोटे छोटे नोट्स, फुट नोट्स, हाईलाइटिंग, ये सब रिवीजन में बहुत काम आती है, तो ये सब आपको कर लेनी चाहिए। वी आर डूइंग क्वेश्चन थर्ड, पढ़ना चालू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? एक कंपनी है जो कि 20 किलोमीटर के रूट पे बस चलाती है। पहली बात, जब भी क्वेश्चन में रूट लिखा है तो डोंट गेट कंफ्यूज, उसको आना जाना मत समझ लेना। रूट इज ऑलवेज, मतलब एक डिस्टेंस को रूट बोलते हैं। तो ए और बी 2 सिटी है, उसके बीच में कितना डिस्टेंस है? 20 किलोमीटर का। बस की कॉस्ट 750 है। आपको बता दूं बस की कॉस्ट काम आती है डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस निकालने के लिए। अगर अपने को इस बस की कॉस्ट से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है और इंश्योरेंस कैलकुलेट करना है तो 7.5 लाख रुपए से निकाला जा सकता है। तो देखो, एक तो उन्होंने इंश्योरेंस बोला है 3%, तो 7.5 लाख का 3% हमारा इंश्योरेंस हो जाएगा, कितना आएगा? 22,500। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज सब लोग फोकस करना, बहुत इंपॉर्टेंट, हमको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन को रीड करके कि हम ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो 1 महीने का कर रहे हैं या पूरे साल का। पहले तो देखेंगे रिक्वायरमेंट के अंदर आखिरी में कि क्या लिखा हुआ है, एनुअल पूछा है या नहीं पूछा है। नहीं पूछा है तो डेटा देख के समझ में आएगा कि वो लोग साल का चाहते हैं या महीने का चाहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब तक वो नहीं समझ में आएगा आपका सारा कैलकुलेशन बेकार है। जानवी ने निकाल लिया 22,500 आ रहा है, पर ये तो साल का आ रहा है। अब अगर मुझे मंथली कॉस्ट शीट बनानी हुई तो मुझे सब चीजों को डिवाइड बाय 12 भी तो करना पड़ेगा। तो अभी अपन कैलकुलेशन करने की जगह एक बार क्वेश्चन रीड करके ये देख लेते हैं कि हमसे मंथली पूछा है या ईयरली पूछा है। आगे एनुअल टैक्स, अगेन एनुअल टैक्स दिया है 15,000, गराज रेंट दिया है 5,000 पर मंथ, और रिपेयर्स दिया है 15,000 पर एनम, मतलब कुछ खर्चे साल के हैं, कुछ खर्चे महीने के हैं, और लाइफ दे रखी है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए 5 साल की। अब मेन बात, जो काम की बात है वो ये है, ड्राइवर को एक फिक्स अमाउंट तो मिलता ही मिलता है 7,500 रुपए पर मंथ का, और कंडक्टर को मिलता है 7,200 पर मंथ का। पर इसके साथ साथ ड्राइवर और कंडक्टर को 10% ऑफ टेकिंग्स कमीशन दिया जाता है। अब ये वर्ड समझना, टेकिंग मतलब रेवेन्यू, टेकिंग मतलब सेल्स। अगर टेकिंग को मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो मैं टेकिंग को क्या नाम दूंगा? इट्स ए सेल्स। मतलब जितना भी मेरा कलेक्शन होगा, जितना ही मेरा फेयर कलेक्शन होगा, जितना भी मेरा सेल्स होगा, उसका 10% में ड्राइवर को क्या दे देता हूं? कमीशन पे कर देता हूं। अब इस पॉइंट को क्लिक करना पड़ेगा कि इसका करेंगे क्या। कोई बताएगा? मुस्कान बताएंगे क्या करना है इसमें, ये कमीशन वाले पॉइंट में क्या होगा? कुछ याद आ रहा है आपको? जी एक सेकेंड, एक और चीज दी नीचे, प्रॉफिट 15% ऑन टेकिंग। तो क्या करेंगे? आप मेरे को सिर्फ तरीका बता दो, करेंगे क्या? 15% प्रॉफिट है, वो भी किसके ऊपर है? टेकिंग्स के ऊपर। और ये जो कमीशन है ये भी टेकिंग्स के ऊपर है। तो आपको याद है हमने एक टैगलाइन पढ़ी थी कि जिस चीज पे भी परसेंटेज दिया जाए उसे हमेशा क्या मान लेंगे? 100। तो अगर मैं यहां पे ऐसे देखूं तो मेरे पास एक तो दे रखी है कॉस्ट, कॉस्ट में जुड़ने वाला है एक क्या? कमीशन, और एक और क्या जुड़ने वाला है? प्रॉफिट। इन सबको जोड़ के क्या आ जाएगी मेरी? टेकिंग्स। बताओ क्या करूंगा? इसको 100 मान लूंगा तो ये 10 और ये 15 है, तो मेरी जो कॉस्ट है वो 75 के बराबर आ जाएगी। तो अपने को ये चीज पता है, क्वेश्चन पढ़ते ही हिट हो जानी चाहिए कि हाँ अपने को ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है।
तो हमें एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट लगाना है कि अगर मेरे को टेकिंग भी कमीशन भी टेकिंग पे दिया हुआ है, प्रॉफिट भी टेकिंग पे दिया हुआ है, तो टेकिंग्स को 100 मान लूंगा, तो जो अदर देन कमीशन जो कॉस्ट आ जाएगी वो मेरी 75 के बराबर आ जाएगी। ये मेरे दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद और क्या लिखा हुआ है, जनरल ऑफिस एक्सपेंसेस है 15,000 पर मंथ, डीजल दिया है 50 रुपए पर 10 किलोमीटर, या मतलब 1 किलोमीटर का 5 रुपए हुआ। अब मेन चीज है, जब ये क्वेश्चन में डीजल का पॉइंट आया तभी आपके दिमाग में एक चीज और क्लिक हो जानी चाहिए, और वो पता है क्या है सर, यहाँ पे एक वर्किंग नोट और बनाना पड़ेगा नंबर ऑफ किलोमीटर्स का भी, क्योंकि मेरे किलोमीटर्स के बिना डीजल कॉस्ट नहीं निकल पाएगी। तो क्या होता है जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आपके दिमाग में पूरा स्टेप आ जाना चाहिए कि मुझे इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली करना क्या क्या है। अगर ये आ गया ना तो आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं बनता है, फिर सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस रह जाएगा। तो इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग टेक्निक इज बेसिकली ये टेक्निक जहां पे आप दिमाग में सारी प्रोसेस को एक बार समझ लेते हो कि मुझे करना कैसे है, उसके बाद करना चालू करते हो। जब बच्चा ये नहीं करता है ना तो दिक्कत क्या होती है, वो आधा क्वेश्चन करने के बाद उलझ जाता है कि एग्जैक्टली मुझे यही समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं तो गड़बड़ कर दी, मैंने तो पूरा क्वेश्चन कर डाला, बाद में जाके रियलाइज हुआ मेरे को तो ये करना था पहले, उसके बाद क्वेश्चन करना था, पूरा क्वेश्चन वापस काटो वापस करो, आधा घंटा खराब। तो भले ही 2 मिनट ज्यादा लगे पर माइंड मैपिंग हमेशा कर लेनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पहले दिमाग में सोच लेना चाहिए, उसके बाद उसको सॉल्व करना चाहिए। अरे एक इंटीरियर होता है, एक आर्किटेक्ट होता है, मकान बनाने से पहले 3D मॉडल बनाता है कि नहीं बनाता है, पूरा मकान बना दिया फिर बताता है कि अच्छा सर ऐसा बनेगा, नहीं ऐसा बनेगा नहीं, पहले वो 3D मॉडल बना के बताता है ऐसा बनेगा, क्योंकि एक बार बन गया तो फिर कुछ होने वाला। तो बस आपको भी दिमाग में इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का 3D मॉडल तैयार कर लेना है कि क्वेश्चन में क्या क्या, कहां से स्टार्ट करूंगा, कहां पे खत्म करूंगा, कैसे करूंगा, किसको पहले बनाऊंगा, किसको बाद में बनाऊंगा, फॉर्मेट क्या रहेगा, हर चीज दिमाग में फिट होगी, फिर सॉल्व करना चालू करेंगे। तो मुझे एक चीज पता है, मुझे इसमें एक तो नंबर ऑफ किलोमीटर्स का फॉर्मेट मतलब वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, दूसरा मुझे इसमें कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा जिसमें बहुत सारी कॉस्ट रनिंग है, कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड है, कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है। पर उसके पहले मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं पर मंथ बनाने वाला हूं या पर एनम बनाने वाला हूं। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। The bus will make 3 round trips carrying on average 40 passengers on each trip, and the bus will run on an average 25 days in a month. Calculate the bus fare to be charged from passenger. पहली बात सिर्फ एक चीज लिखी है कि बस 25 दिन 1 महीने में चलेगी, that's it. Nothing given कि ये साल भर के लिए बनाना है या साल भर में 12 महीने मान के बनाना है या कुछ भी नहीं दिया है। तो आप मुझे बताओ आप कॉस्ट शीट क्या प्रेफर करोगे, मंथली प्रिपेयर करेंगे? यस। अब चलो रितिका मुझे बताएगी कि इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करो, क्योंकि रितिका ने क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते माइंड मैपिंग तो कर ली होगी। अब मुझे बताओ सबसे पहले रितिका क्या करेगी। एक तो रितिका पैसेंजर किलोमीटर का वर्किंग नोट बनाएगी। सबसे पहले रितिका क्या करेगी, वर्किंग नोट नंबर 1 के अंदर क्या कैलकुलेट कर लेगी, पैसेंजर किलोमीटर। बहुत इजी है, एक ही बस है, 25 दिन चल रही है, 20 किलोमीटर का रूट है, आना जाना कर रही है, इतनी कैपेसिटी लेके जा रही है। तो इससे सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, कैलकुलेशन नहीं करना है, कर लोगे मुझे पता है, वो प्रैक्टिस का पार्ट है। मैं आपको सिखा रहा हूं माइंड मैपिंग कि कैसे उसको करना रहेगा। सबसे पहले क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 जहां पे हम पैसेंजर किलोमीटर निकाल लेंगे। दूसरा नंबर ऑफ किलोमीटर्स भी निकालने पड़ेंगे, कारण ये है कि हमको यहां पे क्या कैलकुलेट करनी है, डीजल कॉस्ट। और कोई वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी रितिका जी? प्रॉफिट वाला तो नीचे शीट में ही बन जाएगा, डेप्रिसिएशन की वर्किंग नोट की अलग से जरूरत नहीं होती है, हम ऑपरेटिंग के अंदर ही एक वर्किंग वाला कॉलम बना लेते हैं। तो जब हम वर्किंग वाला कॉलम बना लेते हैं तो हमको डेप्रिसिएशन की वर्किंग नोट की अलग से जरूरत नहीं होती। मतलब प्रैक्टिकली 2 ही वर्किंग नोट बनेंगे और उसके बाद फाइनली हम लोग ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट रितिका सबसे पहले कौन सा खर्चा लिखेंगे, फिक्स लिख देंगे सारे। अब वो तो बाइफरगेट कर सकते हैं, कौन सा फिक्स्ड है, कौन सा वेरिएबल है, कौन सा सेमी वेरिएबल है, लिख लिया। अब टोटल कॉस्ट आ गई, अब क्या करेंगे रितिका, टोटल कॉस्ट को 75% मान के उसमें कमीशन और प्रॉफिट ऐड कर देंगे। अब पता है रितिका को 75 मानना है, ये वहां जाके सोचती ना तो शायद उलझ जाती, लेकिन उसको पहले से पता था कि मुझे आगे से आगे करना रहेगा। तो उसको पता है टोटल कॉस्ट को 75 मान के मुझे 100 सेल्स को टेकिंग्स को अज्यूम करना है, मेरा कमीशन और प्रॉफिट आ जाएगा और उससे मेरी टेकिंग्स आ जाएगी। टेकिंग्स आ गई, उन्होंने क्या पूछा, फेयर चार्ज करना है। तो अब टेकिंग्स का क्या करेंगे रितिका, टेकिंग्स आ गई मेरी, अब क्या करेंगे, उसको डिवाइड बाय क्या करेंगे, पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड करेंगे। तो बताओ मेरा क्या आ जाएगा, फेयर, क्योंकि मैंने टेकिंग्स को डिवाइड किया, कॉस्ट को डिवाइड नहीं किया, टेकिंग्स को डिवाइड किया, प्रॉफिट जोड़ने के बाद वाले अमाउंट को डिवाइड कर रहा हूं। तो क्या आ जाएगा मेरा, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर। अब मैं क्या करूंगा, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर आ गया, पर उन्होंने तो सिर्फ फेयर पूछा है, पर पैसेंजर किलोमीटर थोड़ी पूछा है, उन्होंने तो एक पैसेंजर का फेयर पूछा है। तो फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर ही मेरा फाइनल आंसर है क्या, और इनटू
तनिषा क्या करेंगे? इनटू, डिवाइड बाय, डिवाइड तो कर चुका हूं भाई, फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर निकाल चुका हूं, मुझे सिर्फ फेयर निकालना है। इंटू पैसेंजर्स, रॉन्ग, एक पैसेंजर का पूछा है तो इंटू पैसेंजर कैसे कर सकता हूं? एक्चुअली इंटू करना है 20 किलोमीटर्स, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है जिस रूट पे बस चल रही है वो कितने किलोमीटर का है? 20 किलोमीटर का। हमने फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर निकाला कि 1 किलोमीटर एक पैसेंजर को ले जाने का फेयर इतना है, हमको ले जाना कितना है एक पैसेंजर को? 20 किलोमीटर। तो इंटू 20 करूंगा तब जाके मेरे को फेयर मिल पाएगा, जो कि मैं इस रूट का कस्टमर पैसेंजर से चार्ज करूंगा। देखो यही सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले किया हुआ है। सॉल्यूशन 3 ये रहा, देखिए सबसे पहले तो पैसेंजर किलोमीटर निकाले हुए हैं, ये वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ किलोमीटर किया हुआ है, ये हमारा सेकंड वर्किंग नोट हो गया। फिर सारे के सारे खर्चों को फिक्स्ड, रनिंग और वेरिएबल में बांट दिया है। मेन ये देखिए, यही आप लोगों ने भी इमेजिन किया होगा कि हम यही करेंगे। टोटल कॉस्ट अदर देन कमीशन को 75 मान के वहां से क्या निकाल लेंगे? टेकिंग्स। अभी जो फेयर पर पैसेंजर किलोमीटर आया 0.739 इंटू उसको कितने किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 20, तो मेरा फेयर एक पैसेंजर का कितना आ जाएगा? 14.78। अब बताओ, ये सारी चीजें आपने पहले ही क्या कर ली थी? दिमाग में पूरा सोच लिया था, तो आपको फिर क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो मतलब एक चीज मैं समझाना चाहता हूं, इवन कॉस्ट हो चाहे अकाउंट्स हो कुछ भी हो, ऑलवेज डू माइंड मैपिंग। मतलब सॉल्व करने से पहले सिर्फ 1 मिनट के लिए सोच लो कि इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना रहेगा। एक तो भले 1 मिनट ज्यादा लगेगा, लेकिन गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। वो टाइम बच जाएगा कटिंग में, बाद में जाके काटो। हर बच्चा एक आध क्वेश्चन में सी गलती कर ही देता है तो उसको कटिंग करनी पड़ जाती है, तो वो सब ना करनी पड़े, इसलिए वो समय यहां बच जाएगा, तो बात बराबर ही हो जाएगी और आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन भी रहेगी और एरर फ्री रहेगी, कोई गलती भी कॉपी के अंदर नहीं होगी। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब बताओ इस कमीशन वाले पॉइंट में किसी को दिक्कत है तो आप ये हाईलाइट जरूर कर लेना कि क्वेश्चन 3 के अंदर जो मेजर पॉइंट था वो एक ही था, कौन सा वाला? कमीशन वाला। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 किसी काम का नहीं है, इसमें एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मुझे अलग से आपको बताने की जरूरत पड़े, तो क्वेश्चन 4 तो मैं आपको बोलूंगा कि आप स्किप कर सकते हो। अगर आपने क्वेश्चन 3 किया है तो 4th में कोई स्पेशल बहुत ही जोरदार कोई बात है ही नहीं। 5वां क्वेश्चन अगेन बहुत अच्छा है, 5वां क्वेश्चन अच्छा है और आप बोलोगे सर इस 5वें क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स बता दो क्या है। एक तो इस 5वें क्वेश्चन के अंदर मेन पॉइंट है मेंटेनेंस कॉस्ट वाला। और इस 5वें क्वेश्चन के अंदर एक और चीज इंपॉर्टेंट है, 3 ट्रक है तो इन तीनों ट्रक के पैसेंजर किलोमीटर निकालना हमारे लिए, टन किलोमीटर निकालना हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। आई एम नॉट सेइंग बहुत डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा कि हमें इसमें एक तो टन किलोमीटर निकालने पड़ेंगे, दूसरा इसमें एक मेंटेनेंस वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर उसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट है? जी नहीं। तो अब मैं एक बार रीड करवा देता हूं क्वेश्चन, आप मुझे कैलकुलेटर पे ही इसके पैसेंजर किलोमीटर, टन किलोमीटर जो भी निकालना है वो निकाल के बता देंगे। मेंटेनेंस में मैं किसी एक बच्चे से पूछूंगा कि करना क्या रहेगा, ठीक है? तो अपन एक काम करते हैं, क्वेश्चन को एक बार ढंग से रीड करना चालू करते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है? ऑनलाइन जो स्टूडेंट है, क्या सब लोगों को समझ में आ रहा है कैसे हमको माइंड मैपिंग करनी रहेगी? अब्बास, अदिति, राज, वैभव, कीर्ति, सागर, अक्षय, स्नेहा, विभा, हेतवी, रमन, हर्षिता, वेरी नाइस। चलिए तो चालू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है उसके पास में 3 ट्रक है और वो 10 टन कैपेसिटी वाले हैं और वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज यहां से मुझे समझ में आती है, डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शन मतलब मैं डायरेक्टली 3 ट्रक को मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि सब लोग एक जैसी जगह पे एक जैसा रूट लेके, अगर क्वेश्चन ऐसा होता है कि 5 बसेस है सारे एक रूट पे चल रही है तो मैं सीधे 5 बसेस मल्टीप्लाई बाय कर देता, तो मेरे को डायरेक्ट काम हो जाता। लेकिन मैं यहाँ पे तीनों ट्रक को साथ में नहीं ले सकता, मतलब तीनों को कंबाइंड 3 ट्रक इनटू मल्टीप्लाई बाय लोड नहीं कर सकता, क्योंकि तीनों की कैपेसिटी भी अलग अलग है, तीनों का रूट भी अलग अलग है, तीनों के नंबर ऑफ ट्रिप्स भी। तो मुझे ट्रक नंबर 1 के टन किलोमीटर निकालने पड़ेंगे, ट्रक नंबर 2 के निकालने पड़ेंगे, ट्रक नंबर 3 के निकालने पड़ेंगे, फिर तीनों को टोटल करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? अगर ये लिखा होता कि तीनों ट्रक सेम डायरेक्शन में सेम लोड लेके जा रहे हैं तो मैं सीधे 3 ट्रक्स मल्टीप्लाई बाय टन इनटू लोड इनटू किलोमीटर इनटू वेस्ट करके खत्म कर देता क्वेश्चन, एक ही बार में मेरा टन किलोमीटर आ जाता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तीनों ट्रक एक साइड जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं। तो अब अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, जो पहला ट्रक है वो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल। एक और चीज खास है इसमें लिखा हुआ है
रिटर्न में ट्रक खाली आता है, कोई बताएगा इसका इंपैक्ट क्या होगा? संस्कार, क्या इंपैक्ट होगा इसका? डीजल कॉस्ट रहेगी, वो डीजल कॉस्ट खाली आ रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा डीजल कॉस्ट पे? टन किलोमीटर में अपन रिटर्न वाली जर्नी को नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि वो मल्टीप्लाई बाय 0 टन हो जाएगी, तो बस दो डीजल कॉस्ट में भी नहीं गिनेंगे। एक्चुअली यस, एक्चुअली ध्यान रखना, गाड़ी का जब नंबर ऑफ किलोमीटर निकालना है तो अपन जाना आना दोनों गिनेंगे, लेकिन अपने को जब टन किलोमीटर निकालना है तो अपन आने वाली ट्रिप को क्यों नहीं गिनेंगे? खाली आ रही है, जब खाली आ रही है तो जब मल्टीप्लाई बाय 0 टन होगा तो बाय डिफॉल्ट हर चीज ही क्या हो जानी है? 0 हो जानी है। तो ये एक चीज आपको यहां पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम टन किलोमीटर निकालते समय तो जाना 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 ही काउंट करेंगे, और नंबर ऑफ किलोमीटर निकालते समय जाना भी काउंट करेंगे और आना भी काउंट करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात और है जो आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहला ट्रक 16 किलोमीटर 4 ट्रिप 6 टन, मल्टीप्लाई कर लें एक बार कैलकुलेटर पे। चलो 16 किलोमीटर 4 ट्रिप करता है इंटू 6 टन 384। अब क्या इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करूं? क्यों इसको 2 नहीं करेंगे? ट्रिप लिखा है, ट्रिप। एक्चुअली रिटर्न जर्नी काउंट मत कर लेना, रिटर्न जर्नी इसलिए काउंट मत करना कि खाली आ रही है। तो 16 इंटू 4 इंटू 6 एम प्लस में डाल दो, फिर 40 इंटू 2 इंटू 9 एम प्लस में डाल दो, 40 इंटू 2 इंटू 9 एम प्लस में डाल दो, और फिर 30 इंटू 3 इंटू 8 एम प्लस में डाल दो। तीनों के बता दो कितने आ रहे हैं। ये 1824 जो आ रहा है ये एक दिन का आ रहा है, क्योंकि हमने पर डे नंबर ऑफ ट्रिप्स लिए। अभी इसको नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप अगले पेज पे देखेंगे तो यू विल नोटिस दैट टोटल नंबर ऑफ डेज जो हैं वो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। एक तो 24 डेज, और हमें स्टेटमेंट एनुअल बनाना है, मतलब इंटू 12 भी करना पड़ेगा। तो जो 1824 आया था इसको एक तो मल्टीप्लाई बाय 24 कर लीजिए और मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ कर लीजिए, तो आपको मिल जाएंगे टोटल टन किलोमीटर। कितने आ रहे हैं? 5,25,000। देख लीजिए, यही कैलकुलेशन यहाँ पे सबसे पहले किया है अपन लोगों ने। सबसे पहले अपन लोगों ने यही निकाला है कितने हमारे कैलकुलेशन ऑफ टन किलोमीटर होगा। ये आपका आंसर आ रहा है 5,25,312, 5,25,312 ये आ रहे हैं मेरे फाइनली टन किलोमीटर्स पर। हाँ, ये क्वेश्चन भी वैसे ही, इसमें भी डीजल कॉस्ट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ किलोमीटर्स। पर अपन एक बार देख लेते हैं और क्या लिखा हुआ है नीचे। ये लाइन काम की जो मैंने हाईलाइट की हुई है मेंटेनेंस वाली, ये भी देख लेते हैं। यस, एक साल ऐसा हुआ है कि 1,60,200 किलोमीटर गाड़ी चली और मेंटेनेंस कॉस्ट 460,500 आई है। एक साल ऐसा हुआ है कि गाड़ी 156,700 चली और मेंटेनेंस कॉस्ट 451,750 आई है। सर लेकिन ये तो दो अलग अलग सालों का डेटा है, हमारा जो पीरियड है उसमें कितने नंबर ऑफ किलोमीटर है ये भी तो निकालने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, नंबर ऑफ किलोमीटर्स कैलकुलेट कर ले। चले अपन अगेन वहीं चलते हैं। कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है? 16 इंटू 4, हेलो इंटू 6 भी करूंगा क्या? इंटू 6 भी करूंगा क्या? क्या मुझे टन निकालना है कि मुझे किलोमीटर निकालने हैं? तो नंबर ऑफ टन्स को इग्नोर मार दो। 16 इंटू 4 इंटू 2 क्यों? क्योंकि डीजल तो जाने में भी लगेगा, डीजल तो इसलिए 16 इंटू 4 इंटू 2 एम प्लस, 40 इंटू 2 इंटू 2 एम प्लस, 30 इंटू 3 इंटू 2 एम प्लस। ये एक दिन का आया, ये एक दिन का आया, इंटू 24 डेज इंटू 12 मंथ्स 13। ये देख लीजिए नंबर ऑफ किलोमीटर्स का कैलकुलेशन भी हम लोगों ने कर लिया। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ किलोमीटर्स देखें तो हमारे नंबर ऑफ किलोमीटर्स आ रहे हैं 134,784। ये मैंने 16 इंटू 2 इंटू 4 ट्रिप, 40 इंटू 2 इंटू 2 ट्रिप, 30 इंटू 2 इंटू 3 और इंटू 24 डेज इंटू 12 मंथ कर लिया। तो मेरा टोटल मिला के नंबर ऑफ किलोमीटर भी आ गया 13784। सर चलो ठीक है, अब इसमें एक और चीज है। सर ये मेंटेनेंस वाला पॉइंट अभी मुझे समझ में नहीं आया। प्रथम मुझे बताएगा कि इस मेंटेनेंस वाले में एग्जैक्टली करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप की मेंटेनेंस का क्या होगा और क्या है, समझाना है सबको। तो आप बताइए सबसे पहले क्या है प्रथम? अच्छा, प्रथम बोल रहा है कि हम ये चेक करेंगे कि मेंटेनेंस कॉस्ट ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है या सेमी वेरिएबल है। जनरली हमारा ऑपरेटिंग में अजम्पशन जरूर रहता है कि सेमी वेरिएबल होती है, पर क्या पता है पूरी तरह से वेरिएबल हो। तो एक काम करें, हम 460,500 को डिवाइड बाय 160,200 करते हैं। 460,500 को डिवाइड बाय 160,200 करते हैं।
2.87 और 4/1750 को डिवाइड बाय 156,700 करते हैं 2.88। एक्चुअली ये कॉस्ट एग्जैक्टली सेम नहीं है, वो पॉइंट का भी वेरिएशन है तो है, मतलब इसका मतलब है कि कॉस्ट पूरी तरह से वेरिएबल नहीं है। अब अपने को निकालना है 13784 के लिए, लेकिन ये कॉस्ट पूरी तरह से वेरिएबल नहीं है, तो मैं 2.87 मल्टीप्लाई करूं या 2.88 मल्टीप्लाई करूं, ये वेरिएबल तो है ही नहीं। अब क्या करेंगे, प्रथम पता चल गया कि कॉस्ट सेमी वेरिएबल है, अब क्या करेंगे, डिफरेंस, वेरिएबल से डिफरेंस आ रहा है उसको नहीं, वेरिएबल कॉस्ट पर किलोमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन किलोमीटर्स, डिफरेंस इन कॉस्ट अपॉन डिफरेंस इन किलोमीटर निकालेंगे तो हमारा वेरिएबल पार्ट आ जाएगा। निकालो कितना आ रहा है 2.5। अगर आप दोनों कॉस्ट और दोनों किलोमीटर्स का डिफरेंस ले लोगे तो मुझे इस मेंटेनेंस कॉस्ट में वेरिएबल वाला पार्ट मिल गया, वो आ रहा है 2.5। अब क्या करेंगे, प्रथम तीसरी स्टेप, अब क्या करेंगे, उसको किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे वेरिएबल वाले पार्ट को, तो क्या आ जाएगा वेरिएबल। एक्चुअली उससे अपन बैलेंसिंग फिगर में क्या निकाल लेंगे, फिक्स कॉस्ट। तो ऊपर वाले को ले लेते हैं अपन, कोई भी एक ले लो, 2.5 जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है उसको 160,200 किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर लो और माइनस कर लो 460,500 से, कितना आ रहा है 60,000 रुपए फिक्स वाला पार्ट आ गया। हमारी टोटल कॉस्ट है 460,500 माइनस वेरिएबल कॉस्ट आएगी 160,200 इंटू 2.5, तो अपने आप मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी 60,000। बस अब मेरे पास ये पता है कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसमें वेरिएबल वाला पार्ट 2.5 रुपए किलोमीटर का है और फिक्स वाला पार्ट 60,000 का है। अब मैं उसे 13784 किलोमीटर में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगी। देखो यही वर्किंग नोट यहाँ पे अपन ने मेंटेनेंस का भी बनाया होगा, देखो ये रहा, देखो यही है, वेरिएबल कॉस्ट निकाली 2.50 और फिक्स कॉस्ट निकाली 60,000 और फिर उसको हमने हमारी मेंटेनेंस के लिए अप्लाई कर दिया तो 134,784 इंटू 2.5 प्लस फिक्स पार्ट जोड़ दिया 60,000 का, तो मेरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट यहां बोलूं मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट निकल के आ गई 396,960। मतलब इसमें नॉर्मल से एक एक्स्ट्रा वर्किंग नोट ऐड हो गया और वो एक्स्ट्रा वर्किंग नोट जो है ऐड हुआ है वो मेंटेनेंस कॉस्ट का ऐड हुआ है, बाकी तो वही था टन किलोमीटर और दूसरा था किलोमीटर्स डीजल कॉस्ट के लिए। सर इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई खास बात है नहीं, मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन की दो खास बातें बोलूं तो एक तो था टन किलोमीटर और किलोमीटर्स का कैलकुलेशन और दूसरा मेन पॉइंट था मेंटेनेंस कॉस्ट। बाकी क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसे ही फ्लैट चल रहा है जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 3 किया था, या ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बना के उसको डिवाइड करके फेयर निकाल लेंगे, वो तो जो रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। मेन इसमें कैलकुलेशन थे 3, पैसेंजर किलोमीटर, टन किलोमीटर, किलोमीटर एंड थर्ड वन इज मेंटेनेंस कॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट था मेंटेनेंस कॉस्ट वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अगर हम इसके आगे का सॉल्यूशन देखें तो उन्होंने यही किया है, टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करी है, टोटल कॉस्ट को डिवाइड करके पैसेंजर किलोमीटर निकाल के फ्रेट पर पैसेंजर टन किलोमीटर निकाल लिया, 4.98 आंसर आ रहा है उसका। तो बाकी क्वेश्चन में और कोई दम वाली बात नहीं। मेजर जो इसके अंदर दम वाली बात थी वो था रिगार्डिंग किलोमीटर, टन किलोमीटर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट वाला पॉइंट। तो आप जो नोट्स बना रहे हो उसमें यही लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो टन किलोमीटर किलोमीटर वाला पॉइंट और दूसरा मेंटेनेंस कॉस्ट वाला पॉइंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत मजेदार है। अब सवाल आता है कि सर क्वेश्चन नंबर 6 आप क्यों करा रहे हो रिवीजन में, ऐसा क्या खास पॉइंट है इसके अंदर। इसके अंदर पहला पॉइंट तो यहां है कि बस जो है ना वो दिल्ली से चंडीगढ़ भी जा रही है, दिल्ली से चंडीगढ़ के अलावा दिल्ली से आगरा भी जा रही है और उसके अलावा दिल्ली के अलावा लोकल भी चल रही है। मतलब अगेन बस भी 3 तरफ जा रही है, कुछ दिन चंडीगढ़ जाएगी, कुछ दिन आगरा जाएगी, कुछ दिन लोकल जाएगी। तो एक तो इसमें मेन पॉइंट आएगा पैसेंजर किलोमीटर का कि यार दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही है उसके पैसेंजर किलोमीटर निकालने पड़ेंगे, दिल्ली से आगरा जा रही है उसके निकालने पड़ेंगे और लोकल के कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ये सबसे मेन पॉइंट है एक तो। सर उससे भी शानदार एक और पॉइंट है और वो मैं बताता हूं क्या है इस क्वेश्चन का, अदरवाइज मैं क्वेश्चन नहीं करवाता। एक जगह लिखा है प्रॉफिट लेना है 33.33 मतलब 1/3 ऑन हिज टेकिंग और पैसेंजर टैक्स लेना है 20% ऑन हिज नेट टेकिंग। दोनों अगर सेम पे होते हैं तो कमीशन जैसा पॉइंट हो जाता। अगर पैसेंजर टैक्स भी हिज टेकिंग पे लिखा होता और
प्रॉफिट भी इस टेकिंग पे लिखा होता, तो जैसे हम लोगों ने कमीशन और प्रॉफिट जोड़ के सेल्स को 100 मान के किया था, एग्जैक्टली मैं यहां पे कर देता। पर इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग चीज आ गई। इस क्वेश्चन में पैसेंजर टैक्स दिया है नेट का और प्रॉफिट दिया है टेकिंग्स का। एक जगह वर्ड यूज हुआ है नेट टेकिंग और एक जगह वर्ड यूज हुआ है टेकिंग्स। तो जहां सिर्फ टेकिंग वर्ड हुआ उसको हम कौन सी वाली टेकिंग मान लेंगे? ग्रॉस, क्योंकि एक जगह नेट वर्ड यूज हुआ और एक जगह नहीं हुआ है, तो जहां नेट वर्ड यूज नहीं हुआ कौन सी टेकिंग हो जाएगी? ग्रॉस टेकिंग्स। तो इस क्वेश्चन में एक्चुअली ये दो मेन स्पेशल पॉइंट है। एक तो इस क्वेश्चन में पैसेंजर किलोमीटर निकालने वाला पॉइंट स्पेशल है, दूसरा इस क्वेश्चन में पैसेंजर टैक्स नेट टेकिंग पे है जबकि प्रॉफिट ग्रॉस टेकिंग पे है। याद आ रहा होगा थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बहुत बच्चे उलझे थे और बच्चों को समझ नहीं आया था करना क्या था। फिर मैंने बताया था दो तीन अलग अलग तरीकों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा। अब एक सेकेंड इसमें पॉइंट पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन में हम सबसे पहले काम करते हैं, एक तो इसमें पैसेंजर किलोमीटर निकालने वाले पॉइंट को समझ लेते हैं। तो ऊपर वाला पॉइंट एक बार रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। दिल्ली टू चंडीगढ़ कितना डिस्टेंस है? 150 माइल, और बस 10 दिन दिल्ली से चंडीगढ़ जाती है महीने में। मतलब 10 दिन तो बस कहां जाएगी? दिल्ली से चंडीगढ़। दिल्ली से आगरा भी जाती है अगले 10 दिन, और इसका डिस्टेंस है 120 माइल का, और एक ट्रिप एक दिन में लगा देती है। मतलब आना जाना एक बार में एक दिन में हो जाता है। मतलब महीने में 10 दिन जाती है दिल्ली से चंडीगढ़, महीने में 10 दिन जाती है दिल्ली से आगरा। बचे हुए 4 दिन, मतलब बस 24 दिन ऑपरेट होती है, उसमें 10 दिन दिल्ली से चंडीगढ़, 10 दिन दिल्ली से आगरा, और बचे हुए जो 4 दिन है उन 4 दिन में वो जाती है लोकल। 4 दिन में क्या चलती है? लोकल। तो अपने को एक तो इसमें निकालने पड़ेंगे पैसेंजर किलोमीटर। तो अपन क्या करेंगे? दिल्ली टू चंडीगढ़ देखेंगे 10 दिन जा रही है, इंटू कितने माइल जा रही है? देखो 150। तो चलो आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करो। 10 डेज इंटू 150 माइल्स इंटू 2, क्योंकि आना जाना करेगी, इंटू कितने पैसेंजर लेके जा रही है? सर 50 पैसेंजर्स की कैपेसिटी है और 90% ऑक्यूपेंसी रहती है। 50% की 50 पैसेंजर्स की कैपेसिटी लिखा हुआ है, 50 पैसेंजर की कैपेसिटी है, और कहां लिखा है 50 पैसेंजर? कहीं लिखा, ये लिखा है। कितने पैसेंजर की कैपेसिटी? 50, और कितने परसेंट ऑक्यूपेंसी रहती है? 90। तो अपन ने क्या निकाला था? सबसे पहले 10 दिन इंटू 150 माइल इंटू 2 है इंटू 45 पैसेंजर्स, ये आ जाएंगे दिल्ली से चंडीगढ़। एम प्लस में डाल दो। दिल्ली से आगरा अगेन कितने दिन? 10 दिन, 10 दिन, 10 दिन, 10 दिन, इंटू हाउ मेनी माइल्स? 120 माइल्स इंटू 2 है, और यहां पे कैपेसिटी 80% की, मतलब 50 का 80% कितना हो जाएगा? 40। ये कितना आया? 96,000। ये भी डाल दो एम प्लस के अंदर। तो एक तो 1,35,000 डाल दिया एम प्लस के अंदर, एक 96,000 डाल दिया एम प्लस के अंदर। अब देखो 4 दिन इंटू कितने किलोमीटर? 40 किलोमीटर। लेकिन ध्यान रखना इसमें इंटू 2 मत करना। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्ड यूज किया है डिस्टेंस कवर्ड इन द लोकल सिटीज 40 माइल। मतलब लोकल सिटी में 40 चलती है, ओवरऑल डिस्टेंस कवर्ड है। क्योंकि लोकल चल रही है तो आना जाना तो है नहीं, कोई फिक्स रूट तो है नहीं, सब जगह घूमते फिरते हुए जा रही है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 मत कीजिएगा। टोटली 40 है, तो 4 इंटू 40, और यहां फुल कैपेसिटी रहती है पूरे 50 पैसेंजर की, तो इंटू 50 कर लीजिए और बताइए कितना आ रहा है। तीनों को जोड़ के टोटल हमारे पैसेंजर किलोमीटर आ रहे हैं। आदित्य बोल रहा है, आदित्य बोल रहा है खाली आएगी, वापस खाली नहीं आएगी। जाते समय भी फुल है और आते समय भी वही कैपेसिटी है। क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि बस रिटर्न में खाली आती है। भैया जब दिल्ली से चंडीगढ़ जा रही थी, चंडीगढ़ से दिल्ली भी तो पैसेंजर लेके आएगी ना। तो बस खाली, ट्रक में हो सकता है खाली आए, अनलोड करके आए, लेकिन बसेस खाली नहीं आती है, क्योंकि रिटर्न में वहां से भी कोई ना कोई पैसेंजर तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए हम रिटर्न में भी पूरी जर्नी काउंट करेंगे। तो टोटल मिला के मेरे सबसे पहले निकल गए पैसेंजर किलोमीटर। क्या आप लोगों के आ गए? 2,39,000 सब लोग आ गए। ऐसे नंबर ऑफ किलोमीटर भी निकल जाएंगे मुझे बताने। अच्छा हाँ, पैसेंजर किलोमीटर आ गया। अब ये मैं नहीं बता रहा कि टोटल कॉस्ट कैसे निकालनी है। इसके लिए आप क्या करेंगे? ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बना लेंगे। बना लिया साहब ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट, उसमें कॉस्ट निकल के आ गई कितनी? 6320। ये मैं बता रहा हूं आपको कि इसका ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट बना लेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट अदर देन प्रॉफिट, अदर देन पैसेंजर टैक्स आ गई 6320। अब मजेदार बात क्या है सुनना, इसको देखो, ये काम की बात है। एक सेकंड के लिए मैं इसको हटा देता हूं, ये जो मैंने किया, और सिर्फ इतने पॉइंट को सुन लो, वापस लिख दूंगा उसको। ये लिखा है, ये आई कॉस्ट, ये क्या आई? ये आई कॉस्ट 6320। इसमें प्रॉफिट जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? प्रॉफिट। तो आएगी नेट टेकिंग,
और उसमें टैक्स जुड़ेगा तो आएगी ग्रॉस। ये भी अमाउंट हटा देता हूं, ये अपने को निकालना रहेगा तो हटा देता हूं, ठीक है। अब कहानी क्या है सुनना, ग्रॉस में से टैक्स हटेगा तो बचेगा नेट टेकिंग, और उसमें से प्रॉफिट हटेगा तो बचेगा कॉस्ट, ठीक है। अब ये जो प्रॉफिट है ये इसका 1/3 है, और ये जो पैसेंजर टैक्स है ये इसका 20% है। लोचा क्या है, अगर ये दोनों इसके होते तो मैं इसको सीधे कितने मान लेता, 100, पर प्रॉब्लम ये कि ये इसका है और ये इसका है, तो अब मैं लोचा आ गया। अब यहां क्या करूंगा, अब अगर मैं इसको 100 मान लेता हूं तो मैं ऊपर जा ही नहीं पाऊंगा। पता है क्यों, क्योंकि ये इसका 20 नहीं है, इसका 20 है, तो मैं इसको यहां पे 20 नहीं लिख सकता, क्योंकि ये इस अमाउंट का 20 है ना कि इसका है, तो ये ऑफकोर्स 20 से कम आएगा। तो इसलिए मैं इसको 100 मान के तो बहुत बड़ी गलती कर दूंगा। अगर मैंने इसको 100 मान लिया तो ये 20 गलत हो जाएगा, और इसीलिए मुझे एक्चुअली ग्रॉस को नहीं, मुझे किसको 100 मानना पड़ेगा, नेट को। अगर मैं इसको नेट मानूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 20, और ये हो जाएगा 100, और ये 120 का 1/3 है तो ये हो जाएगा 40, और ये आ जाएगा 60, और इससे मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर ये 60 के बराबर है तो 100 के बराबर कितना है, निकाल लीजिए, 10,533, 10533, और ये 100 है तो 120 के बराबर कितना है वो भी निकाल दिए, ये आ जाएगा 12,640। ये मेरा क्रॉस टेकिंग आ गया। मतलब ये चीज ध्यान रखना, जब भी हमको एक दोनों चीजें सेम पे दिए तब तो हम कमीशन जैसा पॉइंट अप्लाई कर देंगे, सीधे टेकिंग्स को 100 मान के दोनों को माइनस करके कॉस्ट निकाल लेंगे, कमीशन वाला पॉइंट जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर एक चीज दी है नेट पे और एक चीज दी है ग्रॉस पे, तो ध्यान रखना जो नेट वाला अमाउंट है उसको क्या मानना पड़ेगा, 100 मानना पड़ेगा। अगर आपने ग्रॉस को 100 मान लिया तो आप पैसेंजर टैक्स से रिवर्स नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन के अंदर। तो ध्यान रखना इसमें ग्रॉस नहीं, किसको अज्यूम करेंगे, 100, नेट को। और जब नेट को अज्यूम करेंगे 100 तो हम इजीली उससे हमारा कॉस्ट और हमारा टेकिंग सब कुछ निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका होता था इक्वेशन अप्रोच, पर इक्वेशन अप्रोच ज्यादा डिफिकल्ट हो रही थी क्योंकि यहाँ पे आपको फिर एक्स अज्यूम करना पड़ता है और बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो आई डोंट वांट कि आप एक्स वाला तरीका अपनाएं, आप वो जो ऊपर वाला तरीका था 100 अज्यूम करने वाला वो सबसे बेस्ट है, और उससे हमारी टेकिंग्स आ जाएगी, टेकिंग को पैसेंजर किलोमीटर से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा फेयर आ जाएगा। दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 6। बताओ सब लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, आ गया, क्लियर है। इसमें मेन पॉइंट एक ही है और वो दो मेन पॉइंट है, एक तो पैसेंजर किलोमीटर निकालने वाला है दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से आगरा लोकल, और दूसरा मेन पॉइंट है नेट टेकिंग और ग्रॉस टेकिंग वाला लफड़ा। आ गया समझ में, यस। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन भी बेहतरीन है। कौन सा है, क्वेश्चन 7। ये भी एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या बात है मैं आपको याद दिलाता हूं। इसमें एक्चुअली ऐसा कुछ है, ये ग्राफ देख के आपको शायद बात समझ में आएगी। एक फैक्ट्री है, वहां से दो जगह से पेट्रोल डीजल आता है उसको, एक तो आता है भारत पेट्रोलियम, एक आता है इंडियन ऑयल। मैं आपको कहानी पूरी समझाता हूं, कहानी क्या है। कहानी है कि एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री को दो डिपो से माल आता है, एक है इंडियन ऑयल और एक है भारत पेट्रोलियम। एक का डिस्टेंस है 12 माइल और एक का डिस्टेंस है 8 माइल, मतलब एक डिपो से जो डिस्टेंस है हमारे फैक्ट्री का वो है कितना, 12, और एक कितना है 8। और इंडियन ऑयल से जब टैंकर निकलता है तो भरने में 40 मिनट लगते हैं, जाने में अपना समय लगता है, वो कितना है 24 माइल पर आवर की स्पीड से गाड़ी चलती है। किस स्पीड से गाड़ी चलती है, 24 माइल। तो 24 की स्पीड से गाड़ी चलेगी तो जाने आने में समय भी लगेगा और खाली होने में समय भी लगेगा। तो सर ये तीनों समय हम जोड़ क्यों रहे हैं, उसका रीजन मैं बताता हूं। क्वेश्चन में एक चीज लिखी हुई है, फिक्स कॉस्ट 7.5 पर आवर लगेगी। फिक्स कॉस्ट किलोमीटर वाइज नहीं, फिक्स कॉस्ट किस हिसाब से लग रही है, आर वाइज। तो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट आई नीड टू नो how much time I will spend in one single round trip. How much time it is required to complete a trip, a round trip.
सो दैट वी कैन मल्टीप्लाई दैट टाइम विद 7.5 पर आवर रेट। तो उससे हमें क्या मिल जाएगी, एक ट्रिप की फिक्स कॉस्ट। तो फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट आई नीड टू नो हाउ मच टाइम विल बी स्पेंडेड ऑन दिस होल ट्रिप, होल दिस राउंड ट्रिप। एंड उसके लिए मुझे यहां पे जाने का, आने का, खाली होने का, भरने का सारा टाइम जोड़ना पड़ेगा। तो उससे तो मेरी निकल जाएगी रनिंग फिक्स कॉस्ट। सर रनिंग कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट के लिए उन्होंने सिंपल लिखा हुआ है 60 पैसे पर माइल। तो गाड़ी जितना इस पूरे ट्रिप में माइल चलेगी, कितना पैसा वेरिएबल जोड़ देंगे, 60 पैसे। तो अगर अपन आप देखें सिचुएशन को, तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, वापस सुनना, 40 मिनट भरने के, 40 मिनट खाली होने के, और बस इसमें कौन सा वाला टाइम जोड़ना है, जाने आने का। तो अपने को पूरी एक ट्रिप का टाइम मिल जाएगा। तो सर जाने के लिए स्पीड क्या है गाड़ी की, 24 माइल, मतलब 1 घंटे में कितने माइल चलती है, 24। और कितने माइल का डिस्टेंस है, 12 जाना और 12 कोइंसिडेंटली आने जाने के टोटल माइल भी कितने हो रहे हैं, 24। मतलब भरने में 40 मिनट, आने जाने में 60 मिनट्स और खाली होने में 40 मिनट। तीनों को जोड़ दीजिए, 40 प्लस 60 प्लस 40, 40 प्लस 60 प्लस 40, 140 डिवाइड बाय 60 कर दीजिए, क्योंकि आर रेट दे रखी है। तो 140 मिनट्स को डिवाइड बाय 60 मिनट्स कर दीजिए, तो आर में आर आ जाएंगे इंटू 7.5। ये देखो आपके सामने कैलकुलेशन है, देख लीजिए, यही कैलकुलेट किया हुआ है। 40 मिनट जाने के, 40 मिनट आने के, सॉरी 40 मिनट खाली होने के, 40 मिनट भरने के, आने जाने के कितने, 60 मिनट्स। बच्चे बताए कहां कंफ्यूज होते हैं, सर 24 की स्पीड से जा रही है तो टाइम कितना लगेगा। अरे सिंपल है, अगर 24 पर आवर की स्पीड से गाड़ी चल रही है तो 12 जाने में आधा घंटा, 12 आने में आधा घंटा, तो ओवरऑल आने जाने में 1 घंटा। ठीक है, यही कैलकुलेशन सेम भारत के लिए भी होगा। भारत में देखो, खाली होने भरने में 30, खाली होने में 40, ये तो हो गए 70। अब इनका डिस्टेंस 8 माइल है, मतलब जाना 8 और आना 8, मतलब टोटल मिलाया कितना माइल हो गया, 16। तो 24 की स्पीड से अगर गाड़ी चले तो 16 चलने में कितना टाइम लगेगा, 24 अगर 60 मिनट के अंदर, तो 16 चलने में कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट्स। क्या बात है अनुषा, एक बार में निकाल लिया। कितने मिनट आएंगे, 40 मिनट्स। तो 40, 30 भरने के, 40 खाली होने के, और आने जाने के 40 लिखा हुआ है। ठीक है, टोटल मिला के हमारे पास नंबर ऑफ किलोमीटर कितने आ जाएंगे, 110 इंटू 7.5 डिवाइड बाय 60, मेरा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा 13.75। ये तो फिक्स आ गया। सर वेरिएबल कैसे निकालूंगा, वेरिएबल तो महा बकवास। सर 12 जाना 12 आना, मतलब इधर का ट्रिप कितने हो गया, 24 माइल इंटू 1 किलोमीटर की वेरिएबल कॉस्ट 0.60 थी, 14.4। और इधर 8 जाना और 8 आना, मतलब कितना, 16 इंटू 0.60। ये देखो सर, ये आ गई मेरी वेरिएबल कॉस्ट 14.40, मेरी फिक्स वेरिएबल कॉस्ट 9.60, मेरी फिक्स कॉस्ट 17.40, 13.75। टोटल कॉस्ट उसको डिवाइड कर दिया टन माइल से, तो मेरी कॉस्ट पर टन माइल निकल के आ गया। होगा क्वेश्चन खत्म। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे मेन पॉइंट क्या था सर, वो टाइम कैलकुलेट करना। फिक्स कॉस्ट कैलकुलेशन इज द मेन पॉइंट इन दिस क्वेश्चन। तो आप चाहो तो वहां हाईलाइट कर सकते हो। इस क्वेश्चन का जो सबसे मेन पॉइंट है वो है कैलकुलेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का कैलकुलेशन जो है वो इस क्वेश्चन का सबसे मेन क्रक्स है, सबसे मेन पॉइंट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी नाइस। हम आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये तो चॉकलेट प्रॉब्लम थी। किसको मिली थी चॉकलेट? मुझे तो याद नहीं, संस्कार को मिली थी चॉकलेट। क्या बात है, संस्कार ने एक बार में, जब मैंने बोला था कि मैंने एग्जाम्पल में मजाक किसका उड़ाया था, तब इसने हाथ नहीं उठाया, लेकिन चॉकलेट वाली बात पे एक बार में मेरे को मिली थी। ठीक है, चलिए। तो चॉकलेट प्रॉब्लम थी, क्वेश्चन नंबर 8, और ये तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए हमको डायग्राम्स हमने बनाए थे कॉपी में, वही हमको देखने पड़ेंगे और उससे हम एक एक चीज समझ जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 टन का ट्रक निकलता है और फेयर है 90 रुपए पर टन। मतलब एक्चुअली इस क्वेश्चन में, अच्छा हिमांशु बोल रहा है सॉल्व एक्चुअली अंशुल ने किया था, लेकिन संस्कार ने उसको देख लिया, कॉपी मार लिया और चॉकलेट मार ली, ऐसा हिमांशु बोल रहा है। क्या है, सच्चाई है? जलता है हिमांशु, जलता है आपसे ना, बहुत जलता है। दोनों एक ही पे लाइन मार रहे हो क्या? नहीं, फिर जलता क्यों है? ठीक है,
चलिए, तो हम पॉइंट पे आते हैं और पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या लिखा हुआ है। अच्छा, हिमांशु बोल रहा है मैं मर जाऊं लेकिन इससे नहीं जलूं। ठीक है ओके, जल जल के मरेगा हिमांशु, है ना। चले क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं और देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ क्या है। देखिए, ये जो कंपनी है ना, सबसे पहले जाने का भाड़ा लेती है 90 रुपए पर टन और रिटर्न का भाड़ा लेती है 84 पर टन। मतलब एक्चुअली इनका पर टन भाड़ा फिक्स है 90 रुपए। अगर ए से कोई माल निकला तो 90 रुपए और रिटर्न में वहां से कोई माल आया तो 84 रुपीज। अब खास बात क्या है, जाने का भाड़ा फिक्स है 90 और आने का भाड़ा फिक्स है 84। अब एक और खास बात है कि बीच में एक सिटी आती है सी। वो बोलते हैं चाहे आप यहां से यहां जाओ चाहे आप यहां से यहां जाओ, आपका भाड़ा कम नहीं होगा। मतलब चाहे आप ए से बी जाओ चाहे आप ए से सी जाओ, हम किराया तो आपसे पूरा 90 रुपए लेंगे। और रिटर्न में चाहे आप बी से ए आओ चाहे आप बी से सी आओ, किराया आपसे 84 रुपीज ही लिया जाएगा, 84 ही लिया जाएगा। मतलब मजेदार बात यह है कि माल अगर ए से निकला है तो 90 रुपए का भाड़ा बनता है, दैट्स इट। और माल अगर बी से निकला है तो 84 का भाड़ा बनता है, दैट्स इट। अब वो कहां जा रहा है फर्क नहीं पड़ता। तो एक्चुअली इससे हम रेवेन्यू निकाल पाएंगे कि माल जैसे ए से कितने टन माल निकला पूरे महीने भर में इंटू 90, ये जाने का भाड़ा हो गया। सी से कितने टन माल निकला इंटू 84, ये आने का भाड़ा हो गया। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा टोटल सेल्स आ जाएगा कि इतने का मैंने क्या अर्न कर लिया, फ्रेट अर्न कर लिया। ये मेरा क्या बन जाएगा, रेवेन्यू। एक और चीज क्वेश्चन में लिखी हुई डिस्टेंस। ए से बी का डिस्टेंस है 300, ए से सी का डिस्टेंस है 140। तो बाय डिफॉल्ट सी से बी का डिस्टेंस कितना बैठ गया, 160। ये अपन निकाल सकते हैं। ए से बी दिया है, ए से सी दिया है, तो ए से बी का डिस्टेंस है 300, ए से सी का डिस्टेंस है 140। तो ये वाला अमाउंट अपने आप बैलेंसिंग फिगर में आ गया, 160 किलोमीटर बी से सी का डिस्टेंस है। ठीक है, अब पता है क्वेश्चन क्या बोलता है, इसको समझना। टोटल ए से 12 बार गाड़ी निकली है महीने में। कितनी बार, 10 बार तो डायरेक्टली गई है ए से बी, कितने टन लेके, 6 टन लेके। लेकिन 2 बार वो एक्चुअली सी गई। 2 बार क्या करा उसने, सी पे उतार दिया माल, कितना टन, और आगे 2 टन, बाकी 4 टन आगे लेके गई है। मतलब 2 बार 4 10 बार तो बाईपास से ही निकल गई। 2 बार सिटी सी में घुसी, वहां सामान 2 बार उतारा और आगे फिर वो निकल गई सी से बी के लिए 4 टन लेके 2 बार ऐसा उसने किया। इससे क्या होगा, हमारे जाने के टन और इंटू नंबर ऑफ किलोमीटर कर लेंगे तो क्या आ जाएंगे, टन किलोमीटर। चलो बताओ जाने के कितने आ रहे हैं, 10 टाइम इंटू 6। चलो अपन मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेटर उठाओ। 10 बार 6 टन लेके गई, मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा है, 60। पर कितने किलोमीटर ए से बी का डिस्टेंस कितना था, 300। तो मल्टीप्लाई कर लो 300, ये एम प्लस में डाल दिया, ये एम प्लस में डाल दिया। दूसरा 2 बार 6 टन, 2 टाइम्स 6 टन इंटू 140, इंटू 140, ये भी एम प्लस में डाल दो। फिर 2 बार 4 टन इंटू 160, और इन तीनों को जोड़ लो, 20। ये मेरे जाने के क्या निकल के आ गए, टन किलोमीटर्स। समझ में आया क्या हुआ, जाने के टन किलोमीटर्स कैसे निकाले, 10 बार 6 टन इंटू 300, 2 बार 6 टन इंटू 140, 2 बार 4 टन इंटू 160। तीनों को अगर मैंने ऐड कर लिया तो मेरे जाने के टन किलोमीटर आ गए 20960। सेम अपन रिटर्न जर्नी पे भी आ जाते हैं। रिटर्न में देखो क्या हुआ, 12 बार गई है तो ऑफकोर्स 12 बार ही आएगी। 12 बार में से 5 बार तो 8 टन लेके गई है। ठीक है, तो 5 बार कर लो, 5 इंटू 8 टन इंटू 300 किलोमीटर, इसको भी एम प्लस में डाल दो। फिर अब कितने बच गए, 12 में से 5 हो गए, अब कितने बच गए, 7। 7 में से 1 बार यहां गई है और सारा सामान यहीं उतार दिया। तो 1 बार 6 टन लेके गई इंटू कितने किलोमीटर, यहां से यहां 160, 160, और यहां से यहां 0 है तो इसको काउंट करने की जरूरत है ही नहीं, ये तो 0 है, काउंट ही नहीं होगा। तो 1 टाइम इंटू 6 टन इंटू 160, ये भी जोड़ लो। अब 12 में से 5 अलग हो गया, 1 बार हो गया, आप कितने बच गए, 6 बार 6 टन लेके गई है 300 किलोमीटर, ये भी मल्टीप्लाई कर दो। 6 बार 6 टन 300 किलोमीटर लेके गई, ये भी मल्टीप्लाई कर दो। अब ये आ रहा है कितना, 2, 3,
प्लस 20,960 कर लो जो पुराना वाला निकला था 44,720। जो अमाउंट आया उसमें 20,960 और प्लस कर लीजिए तो आपका टोटल 23,760 प्लस 20,960 आपका टोटल 10 किलोमीटर आ जाएगा 44,720। आप देखो यही कैलकुलेशन किया था और इसी के लिए चॉकलेट भी मिली थी कि 12 बार 10 बार 6 टन 300 किलोमीटर, 2 बार 6 टन 140, 2 टाइम 4 टन 160, रिटर्न में 5 टाइम्स 8 टन, 1 टाइम 6 टन एंड 6 टाइम्स 6 टन। और ऐसे करके मेरे टोटल 10 किलोमीटर आ गए 44,720। ये तो आ गया। एक तो ये मेन पॉइंट था इस क्वेश्चन के अंदर। दूसरा मेन पॉइंट इस क्वेश्चन में क्या है मैं आपको एक और बताता हूं। बच्चे एक जगह और गलती कर जाते हैं, मैं बताता हूं क्या। अपने को कॉस्ट पर 10 किलोमीटर निकालनी है तो हमने 10 किलोमीटर तो निकाल लिए 44,720। अब हमको कॉस्ट चाहिए। बच्चे बताए क्या करते हैं, फिक्स कॉस्ट 60,000 प्लस मेंटेनेंस कॉस्ट 12,000 प्लस रनिंग कॉस्ट 2944 तीनों को जोड़ लेते हैं डायरेक्ट। अब एक चीज देखो, ये दिया है और ये दिया है और हम जो पूरा कैलकुलेशन कर रहे हैं वो भी जनवरी का है। मतलब अपने को इन दोनों खर्चों को करना पड़ेगा डिवाइड बाय 12 प्लस फिर उसमें 2944 जोड़ना पड़ेगा। अब बताओ टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। ये गलती भी कई बच्चों ने करी थी। तो इस क्वेश्चन में सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कुछ हाईलाइट मत करना है ये कम है और ये ज्यादा है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। तो इसमें एक और मिस्टेक आप कर सकते हो, एनुअल और मंथ को डायरेक्टली मत जोड़ देना। मंथली कैलकुलेशन हो रहा है, एनुअल कॉस्ट को ही मंथ पे लाना पड़ेगा। अब कॉस्ट आ गई 8944 आ गई। अपने को एक काम और करना है, सुनो, इसमें अब अपने को प्रॉफिट निकालना है तो अपने को फेयर निकालना पड़ेगा। मैंने आपको एक लाइन बोली थी, ए से अगर माल निकला है तो चाहे वो सी जाए चाहे वो बी जाए भाड़ा पूरा 90 मिलेगा। बी से अगर माल निकला है तो चाहे वो सी जाए चाहे वो ए जाए भाड़ा पूरा 84 मिलेगा। तो अपन देख लेते हैं कौन कितना टन लेके गया। चलो जाने का देखते हैं। ए से कितनी बार माल निकला है सर, 10 बार 6 टन, तो ये तो कितने टन हो गए 60, और 2 बार 6 टन 12। क्यों क्यों सर 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 इसमें तो यहां उतर गया ना। क्या यहां उतर गया वो मैटर करता है क्या? तो मतलब यहां से देखा जाए तो सर डायरेक्टली भी ले सकते हैं 12 बार 6 टन, क्योंकि 10 बार डायरेक्ट और 2 बार इधर से गया, अल्टीमेटली 12 बार 6 टन लेके निकला कि निकला। 12 इंटू 6 कर लो कितना हो गया, 72 टन माल गया ए से बी इंटू 90 रुपए। ये एम प्लस में डाल दो, ये जाने जाने का भाड़ा आ गया, ये जाने जाने का भाड़ा आ गया। अब रिटर्न का भी देख लेते, चलो रिटर्न का मारते हैं। 5 बार 8 टन कितने हो गए, ये 40। 6 बार 6 टन ये कितने हो गए 36, और 1 बार 6 टन ये हो गए 6। तो 40 प्लस 36 प्लस 6 82 टन। 40 प्लस 36 प्लस 6 82 इंटू 84 रुपीज। और इसको भी एम प्लस में डाल दो और एमआरसी कर लो कितना रहा टोटल। अब देख लीजिए क्या मेरा रेवेन्यू आ गया 13368। उसमें से कॉस्ट माइनस कर देंगे और पेनल्टी माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट बच जाएगा 3224 का। तो मेन इसमें एक और तीसरा कैलकुलेशन था रेवेन्यू कैलकुलेट करने का। कॉस्ट तो अपने निकाल ही लिया था 8944, और पेनल्टी एबनॉर्मल कॉस्ट है, प्रॉफिट में से माइनस करेंगे 13368 माइनस कॉस्ट माइनस पेनल्टी, तो प्रॉफिट बच जाएगा 3224 का। आया समझ में? अमेजिंग क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कुछ होमवर्क थे पास्ट एग्जाम्स के, पर पास्ट एग्जाम्स के होमवर्क तो कुछ ऐसा नहीं था जो मुझे अलग से करवाना पड़े, सब कुछ इजी था। क्वेश्चन नंबर 9 वर्थलेस है, कोई काम का नहीं करने लायक। उसमें सिर्फ इतना सिंपल था, 3 ऑप्शन है कार के, खुद की कार हायर करूं, रीइंबर्समेंट लूं या किराए पे लाऊं। तो ये आप लोगों ने पूरा मुझे सॉल्व करके बता दिया था। तो क्वेश्चन 9 कोई खास बात नहीं थी, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन 10 स्कूल बस का क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10। और सेम वैरायटी का क्वेश्चन दिसंबर 21 के एग्जाम में आया हुआ है। स्कूल बस की जगह उन्होंने आईटी कंपनीज के एम्प्लॉइज ले लिए थे, पर पूरा कैलकुलेशन एग्जैक्टली सेम था। ठीक है, वो आप लोगों ने नहीं किया था क्योंकि सितंबर में करवाया था, पर अब आप चाहो तो दिसंबर 21 का क्वेश्चन कर सकते हो, एग्जैक्टली सेम है। और ये दिसंबर 21 के अंदर एग्जाम में आया है। बस उन्होंने स्कूल बस की जगह लिख दिया है सॉफ्टवेयर कंपनीज के एम्प्लॉय को ट्रांसपोर्ट करते हैं, बच्चों की जगह एम्प्लॉइज डाल दिए, पर वही 2 शिफ्ट में काम होता है, सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। तो दिसंबर 21 की एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब स्कूल बस के क्वेश्चन में कहां जाके सिर्फ हम अटकेंगे, 2 जगह। एक तो इसमें नंबर ऑफ किलोमीटर्स निकालने का एक मेन पॉइंट है, और दूसरा वो स्टूडेंट्स पे फीस को बांटने वाला पॉइंट बहुत शानदार होने वाला है।
सर क्या इसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं। कॉस्ट स्टेटमेंट आप इजीली बना लोगे। इस पूरे क्वेश्चन में दो ही मेन बात है। एक तो सर बस 2 शिफ्ट में काम कर रही है, इतने किलोमीटर जा रही है, ये वो, तो एक तो नंबर ऑफ किलोमीटर्स मुझे साल के निकालने आने चाहिए, वो निकालेंगे हम। दूसरा स्कूल बस की कॉस्ट निकालने के बाद उसे स्टूडेंट्स में कैसे बांटेंगे, वो एक मेन पॉइंट आ जाएगा। तो मैं आपको कहानी समझा देता हूं। बस 2 शिफ्ट में काम कर रही है। पहले बस सीनियर बच्चों को भी ट्रांसपोर्ट करती है, जूनियर को भी ट्रांसपोर्ट करती है। तो टोटल मिला के एक दिन में बस 4 चक्कर करेगी। 4 कैसे आएंगे मैं आपको बताता हूं। एक लाने का सीनियर को, एक लाने का जूनियर को, फिर एक छोड़ने का सीनियर को, फिर एक छोड़ने का जूनियर को। टोटल कितने राउंड ट्रिप हो गए? 4। एक दिन में कितने ट्रिप करेगी बस? 4 ट्रिप करेगी। मैं आपको बता दूं डिस्टेंस 16 किलोमीटर का है, तो कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर उठाओ। डिस्टेंस 16 इंटू 4 इंटू 2a, क्योंकि नंबर ऑफ किलोमीटर निकाल रहे हैं। किलोमीटर 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 के लिए तो आना जाना दोनों काउंट होगा ना। तो 16 किलोमीटर का जाना है, जाना आना कितना हो जाएगा? 32 इंटू कितने ट्रिप कर रही है? 4। मतलब एक दिन के अंदर 128 किलोमीटर बस चलेगी। एक दिन में कितनी चलेगी? 128। अब नीचे कहीं लिखा हुआ है, नहीं यही लिखा हुआ है, महीने में 24 दिन है, इंटू 24 कर लो। ये एक महीने का आया। और मैं आपको बता दूं 10 महीने बस चलती है, 2 महीने का वेकेशन हो जाता है मई जून का, तो इंटू 10 मंथ कर लीजिए। 30, ये मेरे बस के नंबर ऑफ किलोमीटर आ गए एक बस के। अगर इनको 25 बस पे मल्टीप्लाई करना है तो इंटू 25 कर लेंगे। एक बस के नंबर ऑफ किलोमीटर आ गए 30720। कैसे आ रहे हैं वापस मैं आपको बता देता हूं। एक बस एक दिन में 4 राउंड ट्रिप करेगी, 2 सीनियर के और 2 जूनियर के। तो टोटल मिला के 128 किलोमीटर बस एक दिन में चलेगी। इंटू महीने में ऑपरेट कर रही है 24 दिन, और साल में 12 महीने से 2 महीने वेकेशन के निकल जाते हैं, तो बचते हैं 10 महीने। इंटू 10 महीने टोटल मिला के आपका साल भर का एक बस का नंबर ऑफ किलोमीटर आ जाएगा 30720। एक तो ये मेन कैलकुलेशन था। देखो सबसे पहले इसमें हमने 30720 का वर्किंग नोट बना लिया। ये कैलकुलेशन एक तो मेन था, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में एक तो कैलकुलेशन किस चीज का आ जाएगा? नंबर ऑफ किलोमीटर्स का। ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट में किसी को दिक्कत नहीं आएगी, सब लोगों ने निकाल लिया था। मेन यहां तक हम आ गए 252082। एक बस को साल भर चलाने की ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ये तो आप सब लोग निकाल लोगे, सिंपल टोटल कॉस्ट निकालनी है साल भर की, निकाल ली। अब क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है, ये काम की बात है, इसको समझना। क्या लिखा हुआ है? इनके पास 4 तरह के बच्चे, कुछ 4 वाले हैं, कुछ 8 वाले हैं, कुछ 16 वाले हैं। कितने 15% 4 वाले हैं, 30% 8 वाले हैं, 55% 16 वाले हैं। पहले तो एक चीज जहां बच्चे मिस्टेक करेंगे वो मैं बताता हूं। एक बस साल भर में कितने स्टूडेंट्स को सर्विस दे रही है? एक बस साल मतलब एक बस कितने स्टूडेंट को सर्व करती है? सर कैपेसिटी लिखी 60 स्टूडेंट्स की, तो कितने को सर्व करती है? मतलब हमें हमारे सारे बस की कॉस्ट को कितने बच्चों में बांटना है? 60 बच्चों में। रॉन्ग। ये क्लास में भी गलती करी थी सब लोगों ने। जूनियर और सीनियर 2 शिफ्ट में काम हो रहा है, मतलब एक बस की कॉस्ट 60 बच्चों में बटेगी या 120 बच्चों में? तो अगर हम देखें तो हम 120 बच्चों का 15%, 30% और 55% करके निकाल लेते हैं। कितने कितने बच्चे आ रहे हैं? 18, 36 और 66, इतने स्टूडेंट्स आएंगे हमारे पास। पहली गलती जहां आप लोगों ने क्लास में भी करी थी वो थी 120 बच्चे। 2 शिफ्ट का इंपॉर्टेंस वही तो है। 2 शिफ्ट में काम कर रही है, मतलब 60 बच्चों को 2 बार अलग अलग ट्रांसपोर्ट कर रही है ना, तो एक बस की कॉस्ट कितने बच्चों में बटेगी? 120 में। अब मजेदार बात है 18, 36 और 66 स्टूडेंट्स हैं। इससे किराया लेना है 25%, इससे किराया लेना 50%, इससे किराया लेना पूरा। मतलब इसका किराया अगर अपन x मान लें, इसका किराया अपन 0.5x मान ले, और इसका किराया अपन 0.25x, और ओवरऑल हमको किराया वसूलना है 252082। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई, देखो बस, और मेरा किराया आ गया। देख लीजिए आप इक्वेशन देख लीजिए। 18 बच्चे 4 किलोमीटर वाले बच्चों से 0.25x किराया मिलेगा, 8 वालों से 0.5x किराया मिलेगा, और 16 वालों से x किराया मिलेगा। 120 बच्चों को हम 15%, 30% और उसमें बांटेंगे, तो टोटल मिला के हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएंगे 18, 36 और 66, और इक्वल टू में मुझे टोटल कॉस्ट रखनी 252082 की। तो अब इस इक्वेशन को देख लीजिए और x की वैल्यू मेरी निकल के आ गई। ऐसे देता हूं मैं आपको, कितने की 30 रुपए के आसपास क्या जाएगा इसमें? 30 रुपए के आसपास आ जाएगी।
दो तीन और मंगा एक्स्ट्रा आप लोगों के लिए, तो एक काम करो 23 तो लिए और 4 एक्स्ट्रा, दो 3 और 2 5, तो एक काम करो 30 मंगा लो, 30 इंटू लगभग 25 तो वो 25 to 30 तक का कोई भी अच्छा सा है, पर 12:15 तक क्लास तो जल्दी लाना। कहाँ से लाओगे? तो अच्छी ब्रांड टॉप इन टाउन या कुछ भी अच्छा लेके आना। ठीक है, नहीं मैं नहीं खा रहा आइसक्रीम, आइसक्रीम नहीं खाता मैं। चलिए तो हाँ, अरे आइसक्रीम नहीं खाता मैं इतनी, मेरे को पसंद नहीं ज़्यादा आइसक्रीम जी। चलिए तो ओके, हाँ स्टूडेंट्स के साथ खा सकते, देखिए ना मैं बहुत एक्स्ट्रा बुलवाई है, 7-8 एक्स्ट्रा बुलवाई है, तो हुआ तो खा लेंगे, देखते हैं कौन सा फ्लेवर लेके आते हैं वो। चलिए, ये गलत बात है, आज ही खिला रहे हो। अरे मैंने कब से बोल रखा था यार कि मैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग वाले दिन आपको आइसक्रीम खिलाऊंगा, मैंने बोला ही था पहले दिन से आपको। चलिए अब एक सेकंड, एक बच्चा बोल रहा है सर इसको 12 से क्यों डिवाइड किया मंथली निकालने के लिए? एक्चुअली क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो फीस है वो बटेगी 12 महीने में, तो चाहे वो कैलकुलेट 10 महीने के हिसाब से किलोमीटर होंगे सब कुछ, लेकिन फीस को डिवाइड कितने महीने में करना है? 12 में इक्वली डिवाइड करना है, तो इसलिए हमने उसको पर मंथ निकाला, तो उसको डिवाइड कितने से कर लिया? 12 महीने से कर लिया है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा स्कूल बस वाला क्वेश्चन। मेन 2 ही पॉइंट है क्वेश्चन के अंदर, एक तो क्या पॉइंट था? किलोमीटर्स निकालने वाला 30,720 निकाला। दूसरा क्या पॉइंट था? इक्वेशन फ्रेम करना, उसके लिए हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू फेयर के रेशियो में एक्स इक्वेशन बना के इक्वल टू में कॉस्ट रख दी, तो हमारी इससे इक्वेशन फ्रेम हो गई, उस इक्वेशन से हमने इजीली कॉस्ट पर मंथ भी निकाल ली। तो इसमें 2 ही मेन कैलकुलेशन थे जो स्कूल बस वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ सकते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्कूल बस के बाद हमारे नोट्स में जो अगला क्वेश्चन 11th कोई दमदार नहीं है, 12th क्वेश्चन अच्छा है होटल वाला, पर मैं आपको फिर भी बोलूंगा 12th क्वेश्चन की जगह अगर आपको होटल वाला एक क्वेश्चन रिवाइज करना है तो आप मॉड्यूल वाला क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको उस पर ले चलूंगा, तो इसको इग्नोर मारिए, इससे बेटर क्वेश्चन है मॉड्यूल के अंदर। तो सर हमारे नोट्स में और कौन सा क्वेश्चन बचा है? एक और अच्छा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है डिजर्व करता है करवाने लायक, और वो कहाँ है? पीछे। उसमें मेन क्रक्स क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। पीछे चलते हैं और आइए आप क्वेश्चन नंबर 22 पे, क्वेश्चन 22 पे 20 सेकेंड 20 सेकेंड। अब इस क्वेश्चन में क्या खास बात है? पहले तो इसमें जो मिस्टेक है वो यहां से समझ में आती है। हमारे पास में 20 ट्रक है और वो 20 ट्रक, कुछ ट्रक 9 टन, कुछ ट्रक 12 टन, कुछ ट्रक 15 टन, कुछ ट्रक 20 टन, ऐसे करके टोटल मिला के सारे ट्रक मिला के 262 टन लोड ले जा सकते हैं। ठीक है, कितना लोड ले जा सकते हैं? 262 टन लोड ले जा सकते हैं, कुछ 9, कुछ 12, कुछ 15, कुछ 20, ऐसे करके टोटल मिला के हमारी लोड कैपेसिटी कितनी इस ट्रक की हो सकती है? 262 टन। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये जो ट्रक्स हैं, आपको मैं एक चीज बता दूं, मैंने इनको कंबाइंड क्यों ले लिया? क्योंकि सारे ट्रक एक ही रूट पे एक जैसी कैपेसिटी पे चल रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता अगर हर ट्रक अलग अलग डिफरेंस जा रहा होता, तो मेरे को एक एक ट्रक अलग अलग लेना पड़ता, पर मुझे यहाँ करने की जरूरत क्यों नहीं, क्योंकि सारे ट्रक एक ही रूट पे चल रहे हैं। तो हमारा एक ट्रक का कितनी कैपेसिटी है? 262 टन। 1 मिनट, ये ट्रक सब 200 किलोमीटर चलते हैं, 200 किलोमीटर जाना और 200 किलोमीटर आना, और जाते समय 90% और आते समय 70% कैपेसिटी पे चलते हैं। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, कितने ट्रक की कैपेसिटी? 262 इंटू 90% कर लो जाते समय, इंटू 200 किलोमीटर, ये जाने जाने का हो गया, एम प्लस में डाल दो, ये एम प्लस में डाल दो। अब आने का, अगेन आते समय कितना? 262 टन का 70% 70 इंटू 200 किलोमीटर, और अब इसको भी एम प्लस में डाल के एमआरसी दबा दो, 83840 एक दिन का ट्रक का लोड कैपेसिटी हो जाता है। ठीक है, पर एक शानदार चीज लिखी हुई है, सर ये तो तब जब सारे ट्रक जाएं, लेकिन होता क्या है? 10% ट्रक रिपेयरिंग के लिए रोज रुक जाते हैं, मतलब 2 ट्रक रोज के। पर अब प्रॉब्लम है कि 2 ट्रक कौन से वाले, इसलिए अपन क्या करेंगे,
ये जो ऊपर दिए हुए ट्रक, इनको बाइफरकेट करके नहीं चलेंगे कौन से वाले 2 ट्रक होंगे, हम हमारी ओवरऑल कैपेसिटी में से 10% कम कर देंगे, क्योंकि ये 20 के हैं, ये जो हमने 83 जो भी अमाउंट निकाला 8384 ये 20 के लिए, तो डिवाइड बाय 20 इंटू 18 कर लो, या डिवाइड -10% कर लो, बात एक ही है। या तो आप इसमें से डायरेक्ट -10% कर लो इसके, या फिर इसको डिवाइड बाय 20 इंटू 18 कर लो। ये हमारा आ जाएगा एक्चुअल लोड कैपेसिटी एक दिन का। कितना आ रहा है? 75456, ये एक दिन का आया, इंटू 25 डेज है महीने के अंदर, इंटू 25 डेज है महीने के अंदर, हाउ मच? यही इसका आंसर है। एक्चुअली यहाँ पे टन किलोमीटर आपके निकल के आएंगे 18,86,400। ये सबसे मेन कैलकुलेशन था इस क्वेश्चन के अंदर, 18,86,400। अगर आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन में और कोई दम वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा। लेकिन मेन चीज जो मेन क्रक्स है वो है इस क्वेश्चन के अंदर टन किलोमीटर कैलकुलेट करने वाला पॉइंट, क्योंकि इतने सारे मल्टीपल ट्रक है और एक 10% रिपेयरिंग वाला जो पॉइंट है वो समझ में आ गया तो आपको बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजीली हो जाएगा। किलोमीटर्स भी निकाल लेते हैं। कितने ट्रक थे हमारे पास? 20 ट्रक। 20 इंटू 200 इंटू 200 400 हो गया ना, जाना आना 400। 20 इंटू 200 इंटू 2 इंटू 25 दिन, 20 इंटू 200 इंटू 2 इंटू 25 दिन पर -10% यहां से भी करना पड़ेगा रिपेयरिंग का, क्योंकि 20 ट्रक कहां चले? 18 ही चले ना, तो 1,80,000 नंबर ऑफ किलोमीटर आ जाएंगे। बताओ आया कि नहीं आया? 1,80,000 हमारे नंबर ऑफ किलोमीटर आ गए। मिताली वापस समझना, हमने जो 2 लाख किलोमीटर निकाले वो 20 ट्रक के, पर रिपेयरिंग में 10% ट्रक खड़े हो जाते तो अल्टीमेटली 18 ट्रक चलते, तो डिवाइड बाय 20 इंटू 18 कर लो। हाँ, आखिरी में क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि वी कांट बाइफरकेट की जो 2 ट्रक रिपेयरिंग के जाएंगे वो कौन से जाएंगे, सब तरह के रुकेंगे, कभी ये कभी ये, तो हमने ओवरऑल लोड कैपेसिटी में से 10% कम कर लिया। इसमें एक वर्कशॉप वाला पॉइंट और है, पर वो बहुत ही आसान है, वो कोई दमदार पॉइंट नहीं है। एक हमारा मैनेजर है वो कहीं और टाइम डिवोट करता है, उसकी सैलरी थोड़ी उधर से बटेगी, उधर सर्विसिंग कॉस्ट आएगी, कोई दम वाली बात नहीं है, मेन यही है। और 23 की थोड़ा मेरे को चांस कम लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो इसको रिवीजन में डालने की जरूरत नहीं है, ये कभी एग्जाम में आया हुआ भी नहीं है, बहुत पहले सालों पहले आरटीपी में क्वेश्चन था वो डाला हुआ है, पर 23 भी एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन तो कम से कम नहीं है। तो ये तो हमारे हो गए सारे नोट्स। अब अपन अगर बात करें मॉड्यूल की, तो मॉड्यूल में हमारे पास सबसे पहले क्या टारगेट बनता है, मॉड्यूल के कौन कौन से क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। हमारे नोट्स में बताया एक क्वेश्चन और है जो हमको करना था, मैं आपको करवाना भूल गया, एब्सोल्यूट और कमर्शियल टन किलोमीटर वाला पॉइंट, वो भी एक क्वेश्चन में छुपा हुआ है, वो भी अपन कर लेते हैं ताकि वो भी हमारा कवर हो जाएगा। क्वेश्चन 14, यस ये रहा, इसको देखो। इस चार्ट को देखो, सिर्फ आपको एक क्वेश्चन में सिचुएशन दी हुई है कि एक ट्रक पता है ए से बी जाता है, बी से सी जाता है और सी से ए जाता है। 20 टन 80 किलोमीटर ए से बी जाता है, बी से सी जाता है 12 टन 120 किलोमीटर और सी से ए जाता है 16 टन 160 किलोमीटर। ये पूरा एक जर्नी का आपको ट्रिप का कैलकुलेशन दिया हुआ है। अगर मैं बोलूं आपको इसमें टन किलोमीटर निकालने तो आप कैसे निकालोगे सर? 20 इंटू 80, 12 इंटू 120 और 16 इंटू 160 टोटल कर लोगे तो ये आपका आ जाएगा 5600। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। एब्सोल्यूट मतलब एब्सोल्यूट डेटा, स्पेसिफिक डेटा, रेस्पेक्टिव डेटा कि इसका किलोमीटर इतने टन, इसके किलोमीटर इतने टन, इसके किलोमीटर इतने टन। लेकिन प्रैक्टिकली कई बार कंपनीज इतना ज्यादा एब्सोल्यूट कैलकुलेशन नहीं कर पाती है, और इसीलिए इसका एक दूसरा ऑप्शन और होता है जिसको बोलते हैं कमर्शियल टन किलोमीटर। और वो कैसे निकालते हैं? हम हमारे टन कैपेसिटी को एवरेज करके टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा कुछ दूर तक 20 किलोमीटर जाता है माल, कुछ दूर तक 12 जाता है, कुछ दूर तक 16 जाता है। एवरेज, सिंपल एवरेज हमारा माल 16 का एवरेज आ रहा है, 48 टोटल है, डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो हमारा एवरेज कैपेसिटी लोड कितना आ गया? 16 इंटू टोटल जर्नी में 360 किलोमीटर चलता है तो 5760 आ गया। क्या किया मैंने? किलोमीटर इंटू टन करने की जगह टन्स का एवरेज करके टोटल किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको हम क्या नाम देंगे? कमर्शियल टन किलोमीटर। इसको हम क्या नाम देंगे? कमर्शियल टन किलोमीटर्स।
तो एक होता है एब्सोल्यूट टन किलोमीटर और दूसरा होता है कमर्शियल टन किलोमीटर्स। बताओ किसी को कोई आपत्ति? आ गया समझ में? वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये हमारे नोट्स तो हो गए। अब अगर अपन बात करें तो अपन जाते हैं सर्विस सेक्टर कॉस्टिंग के मॉड्यूल पे, और मॉड्यूल के अंदर पहला इलिस्ट्रेशन वही है कमर्शियल और एब्सोल्यूट वाला, जो मैंने अभी आपको बताया। एग्जैक्ट क्वेश्चन भी वही है और आंसर भी वही आ रहा है जो अभी हम लोगों ने निकाला, 5600 और 5760। ठीक है, नोट्स का ही क्वेश्चन था। इसके बाद जो पहला क्वेश्चन है बस वाला, बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए मैंने इसको होमवर्क में दे दिया था, इसको भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और इवन नो नीड टू डू क्वेश्चन में इलिस्ट्रेशन 3 भी है, कोई स्पेशल पॉइंट नहीं है, इसलिए इसको भी करने की जरूरत नहीं थी। मैंने इलिस्ट्रेशन 4 जो है वो स्कूल बस वाला क्वेश्चन था जो हम लोगों ने नोट्स में किया था, अभी जस्ट उसके बारे में बात किया, जूनियर और सीनियर, वो मॉड्यूल का इलिस्ट्रेशन 4 है, तो उस पर भी अपने को फोकस नहीं करना है। ये क्वेश्चन एक शानदार है, इलिस्ट्रेशन 5, और एक इसके जैसा है। हमने जो अभी एक क्वेश्चन किया था, कौन सा, 12 बार गाड़ी आई, 12 बार गाड़ी रिटर्न हुई, उसमें से 10 बार डायरेक्टली गई, 2 बार इधर आई, एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। पर इस क्वेश्चन में एक स्पेशल पॉइंट है, और पता है क्या है? इस क्वेश्चन में आपको, जैसे हमने उस क्वेश्चन में एब्सोल्यूट निकाले थे, इसमें कमर्शियल टन भी निकालने हैं। तो कोई स्पेशल नहीं है, वही है, 12 बार गाड़ी गई, इतने टन लेके गई, बस एब्सोल्यूट की जगह आपको कमर्शियल। कमर्शियल कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ टन ले लो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ जर्नीज ले लो, तो अपने को एवरेज एक लोड का कैपेसिटी आ जाएगा, उसको नंबर ऑफ किलोमीटर से मल्टीप्लाई कर देना। तो अगर अपने को इसमें कमर्शियल निकालना है तो कैसे एब्सोल्यूट तो क्या होता है, हर बार कितना गया कितना आया वो। कमर्शियल में ऐसा मत करना, कमर्शियल में ओवरऑल, एक सेकेंड, जूम की मीटिंग आउट हो गई। कितनी देर हुई इसको आउट हुए? मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ। अभी हुई ना? कैसे पता? अच्छा, अभी मैसेज आया ना। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है मेरी? यस, एक्चुअली मीटिंग आउट हो गई थी, पर कहां पे आपकी मीटिंग, मतलब कौन सा क्वेश्चन लास्ट डिस्कस हो रहा था जहां पे आपकी मीटिंग आउट हुई है? क्या बताएंगे आप लोग मुझे? मॉड्यूल स्टार्ट किया, उसी मॉड्यूल का सेकंड क्वेश्चन। ओके, मतलब एब्सोल्यूट और वो तो हो गया था ना, मॉड्यूल के सेकंड की बात हुई ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉड्यूल का फर्स्ट सेकंड थर्ड तो करना ही नहीं है, नो नीड टू डू क्वेश्चन की लिस्ट में आ जाता है। फोर्थ भी स्कूल बस वाला क्वेश्चन है। मेन में आपको बता रहा था इलिस्ट्रेशन 5, ये क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ द नोट्स जैसा है, ठीक है। पर इसमें एक चीज है कि हम जो कमर्शियल निकालते हैं, एब्सोल्यूट निकालते हैं, वैसा का वैसा इसमें एक और क्या निकालना पड़ेगा, कमर्शियल। तो क्या करेंगे, टोटल टन्स निकाल लेंगे, उसको डिवाइड बाय जर्नी से डिवाइड कर देंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं इन्होंने कैसे किया है। इन्होंने क्या किया है, टोटल मिला के जाने के और आने के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स निकाल ली कि जाने में 80 टन है, आने में 82 टन है, और ओवरऑल 27 जर्नीज हो रही, तो एवरेज वेट 6 आ जाएगा। यहां मिस्टेक है मॉड्यूल में, उन्होंने कुछ 6 पॉइंट कुछ लिया हुआ है, जबकि वो 26 नहीं 27 हो रहा है। तो इससे हमारा एवरेज वेट इन टर्न कितना आ जाएगा, 6, और 6 इंटू टोटल नंबर ऑफ किलोमीटर करेंगे तो हमारा कमर्शियल टन आ जाएगा 43,200। मैंने सॉल्व भी करके सही करके रखा हुआ है इसके अंदर। तो ये जो आपके पास शीट अपलोडेड है, और जो आपको इस लेक्चर, ये जो यूट्यूब पे लेक्चर डलेगा उसके डिस्क्रिप्शन में भी ये वाला शीट में अपलोड करूंगा, तो वहां से आपको दिख जाएगा कि मॉड्यूल में मिस्टेक है और उसको मैंने करेक्ट करके सही भी किया हुआ है। 27 जर्नीज है, ना कि 26 है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट और कमर्शियल का कैलकुलेशन है। बाकी इस क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है, ये पूरा का पूरा वही चार्ट है जो मैंने आप लोगों को बनवाया था, कोई नया नहीं है। तो वही क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन 5। हमें अभी कौन सा करना है, इलिस्ट्रेशन 6 भी नहीं, इलिस्ट्रेशन नंबर 7। ये होटल वाला क्वेश्चन है और ये मजेदार क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन 7। चले, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है नवंबर 2019 में। और अगर आपको होटल वाले क्वेश्चन का एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जिसमें सारे पॉइंट कवर हो जाए, तो वो है इलिस्ट्रेशन 7। इलिस्ट्रेशन 7 ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं होटल इंडस्ट्री के, और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर 7। तो हम उसको डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। हम एक ना स्मॉल हिल स्टेशन है जहां पे 100 सिंगल रूम है, और ऑफ सीजन जो है ना
वो 6 महीने का होता है विंटर वाला, और फुल सीजन होता है समर वाला, वो भी 6 महीने का होता है। तो जो ऑफ सीजन होता है ना, उसमें वो लोग किराया आधा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? किराया। मतलब अपने को पता है, इसको देख के स्कूल बस वाले क्वेश्चन की याद आ जाती है कि कुछ रूम का किराया पूरा है और कुछ रूम का किराया आधा है। तो जितने रूम्स का किराया पूरा है उसको अगर हम x ले ले, तो जितने रूम का किराया आधा है उसको हम 0.5x ले लेंगे। ठीक है। तो उन्होंने एक और चीज ले ली कि प्रॉफिट मार्जिन चार्ज करना है 20%, और ऑक्यूपेंसी सुनना, समर में रहती है 80%, विंटर में रहती है 40%, और नंबर ऑफ डेज भी 30 लिखे हुए। अब हम यही कैलकुलेट कर लेंगे 2 मिनट के अंदर, मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले 100 रूम है, 100 रूम को 80% पे ले आए तो हमारा समर का हो जाएगा 80 रूम का ऑक्यूपेंसी, इंटू एक महीने में कितने दिन? 30 दिन। 80 रूम इंटू 30 दिन इंटू 6 महीने, 14,000। ये तो हो जाएंगे हमारे समर के टोटल 14,400। 14,400 रूम से हम किराया चार्ज करेंगे x, क्योंकि ये विंटर वाला है कि समर, एक ही बात है, समर वाला है x, ये पूरा किराया देगा। अब ऑफ सीजन में आधा किराया करना है ना, तो ऑफ सीजन में देखो कितने रूम है? 100 इंटू 40%, 40 इंटू 30, 1200 इंटू 6, 7,200। इससे किराया कितना हो जाएगा? 0.5x। इक्वल टू में टोटल जो किराया लेना है उसको हम रख देंगे, तो हमें एक रूम का, एक दिन का, सिंगल का, सॉरी समर का किराया आ जाएगा, उसको आधा कर देंगे तो विंटर का भी आ जाएगा। ये स्कूल बस जैसे ही हो गया। 2 तरह के बच्चे हैं, 3 तरह के बच्चे हैं, तो जितने जितने बच्चे हैं उसको x, और जितने बच्चे विंटर वाले हैं उसको 0.5x। वैसे यहाँ पे भी जितने रूम्स हैं उसको x, और जितने रूम्स हमारे विंटर वाले हैं उसको 0.5x, और इक्वल टू में रख देंगे टोटल किराया अपने को साल भर का होटल का कितना लेना है। ये तो आ गई बात समझ में। जो भी कॉस्ट आएगी उसमें 20% अपने को प्रॉफिट जोड़ना है रेंट पे, मतलब कॉस्ट को 80 के बराबर मान के करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। कॉस्ट की डिटेल्स तो बहुत सिंपल है, इन्वेस्टमेंट दिए हैं, फलाना फलाना चीजें दी है, सब कुछ दिया हुआ है, रूम अटेंडेंट दिया है, लाइटिंग दिया है, सब कुछ दिया है। टोटल कॉस्ट तो आप इजीली निकाल लोगे। कितनी है? 36 लाख, 36,81,000। उसकी इक्वेशन बना लो, इस इक्वल टू में रख देता हूं मैं 3681, और यहां से x की वैल्यू निकाल लो। यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए तो अपने को समर वाले रूम की एक दिन का रेंट आ जाएगा 20। देख लेते हैं अपन, यही आंसर आएगा इसका फाइनली। ये देखिए आंसर ये रहा 204.5, और विंटर का आधा हो जाएगा 102.25। कितना सिंपल था यार, कुछ नहीं करना था, बस अपने को नंबर ऑफ रूम डेज मल्टीप्लाई बाय x और नंबर ऑफ रूम डेज ऑफ विंटर मल्टीप्लाई बाय 0.5x। सर x और 0.5x क्यों किया? क्योंकि एक का किराया अगर एक होगा तो विंटर वाले का किराया उसका आधा हो जाएगा, और कॉस्ट तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगी, सारे खर्चों को जोड़ लेंगे, टोटल कर लेंगे, कॉस्ट तो इजीली आ जाएगी। तो ये हमारा रूम का रेंट निकल के आ गया, बहुत ही निहायत ही आसान, बहुत ही ईजी। ठीक है, ये हमारा होटल वाला क्वेश्चन इस तरीके से आराम से हो जाएगा। तो अगर अपने को रिवीजन में होटल वाला क्वेश्चन करना है, सो यू हैव टू फॉलो इलिस्ट्रेशन नंबर 7। सर मेन पॉइंट क्या था? मेन पॉइंट था ये रेंट कैलकुलेट करने का, और ये जो पर डे पर रूम रेंट निकाला उसके लिए वो रूम डेज को मल्टीप्लाई बाय x और एक को 0.5x करके इक्वेशन वाला पॉइंट मेन था। कॉस्ट तो आप लोग आई नो इजीली कैलकुलेट कर लोगे, कॉस्ट में कहीं तक निकालने में दिक्कत आपको आएगी ही नहीं। तो इजी क्वेश्चन है हॉस्पिटल वाला, तो बहुत ही, हॉस्पिटल वाला भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सर हॉस्पिटल वाले में मेन क्या था? मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं सब लोग कॉस्ट कैलकुलेट कर लोगे। मेन क्या कैलकुलेशन है? बेड वाला, वो मैं बताया हूं आप लोगों को। बेड कैलकुलेशन क्या है वो मेन है, वो बताया हूं। देखो हमारे पास 150 दिन में 35 बेड और 80 दिन में 25 बेड है। जोड़ो, 150 दिन में 35 बेड और 80 दिन में 25 बेड है, कितने आ रहे हैं? 72 प्लस साल भर में 750 एक्स्ट्रा बेड और लिए, मतलब साल भर में हमारे पास बेड कितने हो गए? 8000। तो हमको जो कॉस्ट यूनिट है वो नंबर ऑफ बेड्स है, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आएगी उसको हम कितने बेड से डिवाइड कर देंगे? 8000 बेड से डिवाइड कर देंगे। और एक और चीज ध्यान रखना, जब हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये जो एक्स्ट्रा बेडिंग है इसको किराए पे लाना पड़ता है 100 रुपए पर डे पे, तो 75,000 रुपए बेड का हायर चार्जेस भी कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। मतलब कॉस्ट तो इजीली निकल जाएगी। कॉस्ट कैसे निकाली इन लोगों ने? देखो आप अगर देखोगे तो कॉस्ट तो बहुत इजीली निकल गई। डॉक्टर्स, फूड, अदर सर्विस, लॉन्ड्री, मेडिसिन, हायर चार्ज, ये देखो ये मेन आ गया। एक तो क्या आया? हायर चार्जेस ऑफ एक्स्ट्रा बेडिंग, 750 इंटू 100 कितनी आ गई? 75,000। फिक्स कॉस्ट सारी दी हुई है, सब जोड़ लेंगे
और ये देखो 8000 बेड से डिवाइड कर लेंगे तो हमारा एक बेड का किराया आ जाएगा 12.1299। और ये 8000 बेड कैसे निकाले, ये देखो 35 बेड 150 दिन, 25 बेड 80 दिन, 7 250 प्लस एक्स्ट्रा बेडिंग 750 है, ओवरऑल नंबर ऑफ बेड्स आ गए 8000। इस क्वेश्चन में इसके अलावा कोई दम वाली बात नहीं है, इसे बस नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बेड्स आने चाहिए, दूसरा नंबर ऑफ बेड्स आने चाहिए, दूसरा एक्स्ट्रा बेडिंग का किराया अपने को कॉस्ट में जोड़ना पड़ेगा, बाकी तो सारी कॉस्ट को बस टोटल करके अपने को डिवाइड करना रहेगा। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आया हुआ है। अब इसके बाद ये देखो, ये रहा एग्जाम वाला क्वेश्चन, इसमें भी सेम था। एग्जाम वाले क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 120 दिन फुल कैपेसिटी मतलब 100 पेशेंट पे काम होता है, तो इसके भी नंबर ऑफ बेड्स अपन निकाल लेते हैं। 120 दिन तो 100 बेड कर लीजिए, 120 दिन में तो हमारे पास 100 बेड हो जाएंगे, प्लस 80 दिन में हमारे पास 40 बेड हो जाएंगे, कितने हो गए 15,200। अब सुनना काम की बात यहां पे क्या है, उन्होंने बोला है एक बेड हायर करने में 50 रुपए लगते हैं एक दिन के, और हमने टोटल साल भर में 20,000 रुपए के हायरिंग चार्जेस पे किए, तो इसे नंबर ऑफ एक्स्ट्रा बेड्स नहीं आ जाएंगे 400, तो 15,200 में 400 और ऐड कर लो, टोटल नंबर ऑफ बेड्स आ जाएंगे 15,000। ये इसके अंदर मेन कैलकुलेशन था। अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ बेड्स इसमें कितने आएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 15,600, ये 15,600, और उसको टोटल कॉस्ट से डिवाइड करके पर बेड कॉस्ट अपन इजीली निकाल लेंगे। ये जनवरी 21 एग्जाम में भी आया और सेम क्वेश्चन मई 18 एग्जाम में आया, 2 बार हॉस्पिटल वाला क्वेश्चन आ चुका है। इजी, इसमें मेन कैलकुलेशन किसका था, नंबर ऑफ बेड्स निकालने का। आगे बढ़ते हैं और अगला हम चलते हैं आईटी सेक्टर के क्वेश्चन पे। सर इस पूरे क्वेश्चन में दम वाली बात बता दो अब हमको आईटी वाले में। इसमें क्या है, एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकालनी रहेगी, तो उन्होंने पता है क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर कि हमारे पास इतने एग्जीक्यूटिव है, इतने प्रोजेक्ट लीडर, इतने सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वो बहुत इजीली निकल जाएगा, वो मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा, डेप्रिसिएशन भी इधर इजीली निकल जाएगा। पता है मेन क्रक्स कहां था पूरे क्वेश्चन में, एक लाइन मेन थी, ओवरहेड्स आर एब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी। हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं इसमें हुआ क्या था। अपने को सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रोजेक्ट लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर सबकी सैलरी दी हुई है और कितने कितना टाइम दिया वो भी दिया हुआ है, लेकिन मेन कहानी सुनो, ये है मेन कहानी क्या है सुनना। ये जो ओवरहेड्स है ये इस प्रोजेक्ट में कितने लगे हैं वो दिया हुआ नहीं है, पूरी कंपनी के दिए हुए। ये जो 15 लाख के ओवरहेड्स है ना, ये इस प्रोजेक्ट में कितने हैं वो नहीं दिया है, पूरी कंपनी के दिए हुए हैं, पर उन्हें बोला है सैलरी के बेसिस पे हमें ओवरहेड इस प्रोजेक्ट में बांटना है। तो हम क्या देखेंगे कि पूरी कंपनी की सैलरी कितनी है, तो सर पूरी कंपनी की सैलरी है 30 लाख और पूरी कंपनी के ओवरहेड कितने हैं 15 लाख, मतलब देखा जाए तो ओवरहेड का रेट आ गया कितना, आ गया 50% ऑफ सैलरी। तो जितनी भी सैलरी हमारे प्रोजेक्ट में आएगी उसका 50% अपन क्या जोड़ लेंगे, ओवरहेड्स। ये इसमें मेन पॉइंट था। वापस बता रहा हूं क्या हुआ, हमको कंपनी के ओवरहेड दिए, कंपनी की सैलरी दी है, इन दोनों को देख के मुझे एक ओवरहेड रेट आ गया। और ये ओवरहेड रेट क्यों निकाला, क्योंकि नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि सैलरी के बेसिस पे ओवरहेड रेट निकालनी है। तो मैंने देखा कि 15 लाख के इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं 30 लाख की सैलरी के सामने, मतलब मेरा 100 रुपए की सैलरी में 50 रुपए का इनडायरेक्ट खर्चा हो जाएगा। तो अब मेरे को देखना है मेरे प्रोजेक्ट में सैलरी कितनी आ रही है। तो यहां देखो मेरे प्रोजेक्ट का सॉफ्टवेयर इंजीनियर खर्चा 4.5 लाख का है, मेरे प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट लीडर का खर्चा 225 है और मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर का खर्चा ये, टोटल मेरी सैलरी 775 है। तो उसका आधा 50% मेरा आ जाएगा रिपेयर मेंटेनेंस कॉस्ट, जो कि इन्होंने भी इस मॉड्यूल के सॉल्यूशन में किया है। देखो अगर आप मॉड्यूल का सॉल्यूशन देखोगे तो उन्होंने जितनी सैलरी आ रही है उसका 50% क्या जोड़ दिए हैं, ओवरहेड्स ऐड कर दिए प्लस डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया, तो मेरे पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट निकल के आ गई है। तो ये इसमें मेन कैलकुलेशन था। बाकी और इस सॉफ्टवेयर वाले क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं थी। पूरे सॉफ्टवेयर वाले क्वेश्चन में एक ही दम वाली बात थी, वो है ओवरहेड्स को सैलरी के रेशियो में बांटना रहेगा। क्योंकि देखा जाए तो ओवरहेड्स ही, सैलरी ही सबसे मेजर कॉस्ट होती है किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को सैलरी के रेशियो में ही आइडेंटिफाई होना चाहिए, और वही इस क्वेश्चन में भी किया हुआ है। एक और वेराइटी जो एग्जाम में भी आई हुई है, टोल। टोल वाला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है और निहायत ही आसान क्वेश्चन है,
निहायती आसान क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, सैलरीज कैलकुलेट करनी है सबकी और टोटल डिवाइड कर लेना है। इससे ज्यादा बेटर क्वेश्चन पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला है, वो मैं करवा देता हूं, वो ज्यादा बेटर है। इससे बेटर क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन वाला है, हम उस क्वेश्चन को देख लेते हैं, वो इससे ज्यादा बेटर क्वेश्चन है। मैं उस पर आपको ले जाता हूं, टोल वाले क्वेश्चन पे। पीछे अपने को मिल जाएगा प्रैक्टिस क्वेश्चन में टोल वाला क्वेश्चन, वो देख लेते हैं अपन। ये रहा, इस क्वेश्चन को देखो। उन्होंने बोला है कि हमारे पास एक टोल पे 25 सालों तक टोल चलाना है अपने को। कितने साल तक? 25 सालों तक। और हमारे पास इतनी इतनी गाड़ियां रोज आती है, रोज। ये एक दिन की गाड़ी है सर। टू व्हीलर्स आती है, कार आती है, बस आती है, हैवी व्हीकल्स आती है, एसयूवीज आती है, रोज इतनी इतनी गाड़ियां हमारे पास आती है। ऐसा 25 सालों तक टोल चलाना है हमको, ठीक है। अब अगर अपन देखें तो उन्होंने टोटल कॉस्ट दी है, टोल कॉस्ट दी है 114,495.25। इसको कैलकुलेटर पे टाइप करो, 114,495.25 प्लस 1120 लाख का टोल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी, इसको भी जोड़ लो। टोटल कॉस्ट बताओ कितनी आ रही है? 114,495.25 प्लस 1120, टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है? 115,615.25, ठीक है। ये आ रही है सबकी, ये लैक्स में है ना, तो अभी ये लैक्स में रहने दो। कितनी आ रही है? 115,615.25। ये जो आई, ये पूरे लाइफ ऑफ द टोल की कॉस्ट है। इसको 25 सालों से डिवाइड कर लो, 462, और इसको डिवाइड करो 365 दिनों से, 365 डेज से। क्या? इंटू 1 लाख कर दो, क्योंकि लैक्स में था, अब इसको लैक्स में ले आते हैं, तो आएगा 12 लाख 12,67,000 आ गया, ठीक है। अब है ना, वो बोल रहे हैं कि हमें 20%, एक सेकंड, ये रहा, कितना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए? 15% कॉस्ट पे प्रॉफिट मार्जिन चाहिए, तो इसे 15% और जोड़ लो, 14,57,050। ये मेरा टोटल रेवेन्यू एक दिन से चाहिए। अब उन्होंने क्या किया हुआ है? उन्होंने बोला हुआ है कि हमारी जो गाड़ियां हैं, टू व्हीलर वाले से हम किराया सिर्फ 5% वसूलेंगे, अगर हेवी वाले से 45 लेते हैं तो। मतलब अगर मुझे 100 रुपए का किराया वसूलना है तो टू वाला मुझे 5 देगा और हेवी वाला मुझे 45 देगा। मतलब टू व्हीलर और हेवी वाले में 9 गुना का फर्क है। कि अगर मैं इसको ऐसे समझाता हूं, अगर ये मुझे एक्स किराया देगा, कौन? टू व्हीलर वाला, तो ये मुझे 4x किराया देगा, और ये मुझे 6x किराया देगा, और ये मुझे 9x किराया देगा। अब सर ये कैसे निकाला? सर 5 को अगर मैं 1 के बराबर मान लूं, ये 1x है, ये क्या है मेरा? 1x है, तो ये 20 किसके बराबर हो जाएगा? 4 गुना हो गया ना, तो 4x, और 5 के सामने 30 कितने गुना हो गया? तो 6x, और 45 कितने गुना हो गया? मतलब मुझे अगर इसकी एक गाड़ी से x किराया मिलेगा, तो इसकी एक गाड़ी से 4x मिलेगा, इसकी एक गाड़ी से 6x मिलेगा, और इसकी एक गाड़ी से 9x किराया मिलेगा। एक मिनट, आया समझ में? पहले बताओ यहां तक आया क्या? ये मैं निकाल लूंगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कितनी कितनी गाड़ियां हैं मेरी? 4,455। इससे कितना किराया मिलेगा? x। इससे कितना किराया मिलेगा? 4x। इससे कितना किराया मिलेगा? 6x। और इससे कितना किराया मिलेगा? 9x। और इक्वल टू में मुझे किराया चाहिए 14,57,050। ये मेरी इक्वेशन बन गई, और इससे x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये वो स्टूडेंट जैसे ही हो गया कि इतने स्टूडेंट इतना किराया, इतने स्टूडेंट इतना किराया, इतने स्टूडेंट इतना किराया। वो रूम बेस जैसे ही हो गया, इतने रूम इतना किराया, इतने रूम इतना किराया। वैसी गाड़ियों का भी, इतनी गाड़ियां इतना किराया, इतनी गाड़ियां इतना किराया, इतनी गाड़ियां इतना किराया। और इससे आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो 19 पॉइंट कुछ निकल के आ जाएगी। तो ये टू व्हीलर का टोल आ जाएगा, इंटू 4 कर लेंगे तो अपना कार का आ जाएगा, इंटू 6 कर लेंगे तो बस का आ जाएगा, और इंटू 9 कर लेंगे तो हेवी व्हीकल का भी आ जाएगा। और यही आंसर है फाइनली। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने यही किराया निकाला है। देखो इसका आंसर आ रहा है 19.06। इंटू 4 कर लूंगा तो कार का, इंटू 6 कर लूंगा तो बस का, और इंटू 9 कर लूंगा तो हेवी व्हीकल का टोल निकल के आ जाएगा।
तो देखो टोल वाला क्वेश्चन इस तरीके से करना है, बाकी तो बस कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान पॉइंट है। सर टोल भी हो गया, आईटी हो गया, टोल हो गया, और कौन सा मेजर क्वेश्चन बच रहा है सर? मैं आपको बताता हूं और कौन सा क्वेश्चन है। चलो टोल हो गया। अगला एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दिया हुआ स्कूल को लेके, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो मैंने बहुत अच्छा खासा डिस्कस किया था क्लास में और पूरा कैलकुलेट करके ही बताया था। इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं मेन पॉइंट बताऊं ना, तो कहां कहां मेन पॉइंट है मैं तो आपको पहले ही बता देता हूं, देखना सुनना। सबसे पहले टीचर की सैलरी में एक बहुत मेन पॉइंट है। इसमें मेन पॉइंट आएगा टीचर की सैलरी में, क्योंकि हुआ क्या है, कुछ टीचर दूसरे क्लासेस में भी पढ़ा रहे हैं। तो हमने क्या किया, जो टीचर जिस क्लास से उठ के दूसरी क्लास में पढ़ा रहा है वहां से उसकी सैलरी माइनस करके यहां ऐड कर दी। वो क्या कर रहा है, 1040 घंटे में से 208 घंटे कॉमर्स में पढ़ा रहा है, तो हमने इसकी पूरी सैलरी यहां जोड़ दी, क्योंकि आर्ट्स वाला टीचर था और उसमें से 208 घंटे जो यहां पढ़ा रहा है वो यहां से माइनस करके इसको बांट दिया। सेम साइंस वाला एक टीचर है जो 160 घंटे कॉमर्स वालों को पढ़ा रहा है, तो यहां से उसकी सैलरी माइनस करके 160 घंटों की सैलरी को कॉमर्स के अंदर बांट दिया। सबसे एक तो मेन कैलकुलेशन ये था कि कुछ टीचर स्वैप कर रहे हैं, आर्ट्स के मेन टीचर है पर वो कॉमर्स में कुछ टाइम जाके पढ़ाते हैं, साइंस के मेन टीचर है लेकिन वो कॉमर्स में कुछ टाइम जाके पढ़ाते हैं, तो दोनों जगह की सैलरी जुड़ने के बाद माइनस होगा और इधर कॉमर्स को बढ़ जाएगा उतने आर का प्रोपोर्शनेट। एक तो ये मेन पॉइंट था इस क्वेश्चन में। दूसरा, सर प्रिंसिपल की सैलरी कैसे बढ़ेगी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिंसिपल कितना कितना टाइम स्पेंड कर रहा है कहां कहां, तो 208, 312, 480 और 1400 घंटे में प्रिंसिपल की सैलरी को बांट देंगे। फिर लैब अटेंडेंट की सैलरी कैसे बढ़ेगी, लैब अटेंडेंट के लिए लैब आवर्स दिए हुए हमको कि सर यहां 144 है, यहां 144 है या 156 है, इस रेशियो में लैब अटेंडेंट की सैलरी बढ़ जाएगी। सर लाइब्रेरी स्टाफ की सैलरी क्या बढ़े, कैसे बढ़ेगी, लाइब्रेरी के टाइम कितना दिया हुआ है 180, 120, 240, 60, उस रेशियो में हम लाइब्रेरी के आवर्स में इसको बांट देंगे, ये भी आ गया। सर पीयून के लिए क्या लिखा हुआ है, पीयून के लिए एक लाइन लिखी हुई क्वेश्चन में, वो देखते हैं। उन्होंने लिखा है कि एक पीयून तो पूरा हमारा ही रहेगा, प्लस जो बचे हुए पीयून है उसका 15% हमको आ जाएगा। तो एक पीयून की पूरी सैलरी प्लस जो बचे हुए पीयून है उसकी 15% सैलरी हमारे इसमें आ जाएगी। पर सर अब ये इन तीनों में कैसे बटेगी, और भी बहुत सारे खर्चे हैं, जैसे अदर स्टाफ हो गया, एग्जाम हो गया, एग्जाम नहीं ऑफिस हो गया, एनुअल हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। ध्यान रखना जिनके लिए अलग से कोई रेशियो नहीं दिया है उस सारे खर्चों को हम बांटेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रेशियो में, जहां जितने बच्चे हैं उस रेशियो में बढ़ जाएंगे सारे खर्चे। तो जैसे अदर स्टाफ हो गया, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एनुअल डे हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, पीयून की सैलरी हो गई, ये सब आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के रेशियो में बांट दी जाएगी। पर हाँ एग्जाम के लिए ध्यान रखना, एग्जाम कितनी कितनी हो रही है, 2 इनकी 2 इनकी 2 इनकी, बच्चा क्या करेगा तीनों को इक्वल बांट देगा। ध्यान रखना गलती है, सबकी एग्जाम 2-2 जरूर हो रही है पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी तो अलग अलग हैं। तो करना क्या था, एग्जाम इंटू स्टूडेंट्स, एग्जाम इंटू स्टूडेंट्स, एग्जाम इंटू स्टूडेंट्स, इससे नंबर ऑफ एग्जामिनेशन निकलेगी और उस रेशियो में एग्जाम का खर्चा बटेगा। माना सबकी 2-2 एग्जाम हो रही है लेकिन जहां बच्चे ज्यादा है वहां एग्जाम का खर्चा ज्यादा होगा ना, तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट करना पड़ेगा, तो वो सब जाके एग्जाम का खर्चा जो है वो बटेगा और बस उससे हमारी टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। मेन इसके अंदर क्रक्स था रेशियोज में बांटने वाला, तो इसका पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको क्लास में करवाया भी है, लाइब्रेरी खर्चा सारा खर्चा अलग 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 बांटा भी है और इससे हमारा पूरा का पूरा कैलकुलेशन निपटा था स्कूल वाला। फिर अब बताओ और कौन सा क्वेश्चन है, इंश्योरेंस वाला महाघटिया है, टोटल करना है। बस इंश्योरेंस वाले में ध्यान रखना है कि क्लासिफिकेशन करना था। क्या क्लासिफिकेशन करना था, इन सारे खर्चों को 4 टुकड़े में बांटना था, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऑपरेशन, आईटी और सपोर्ट फंक्शंस। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इंश्योरेंस के सारे खर्चों को 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटो और कॉस्ट शीट बना दो। तो कोई दम वाली बात इस क्वेश्चन में भी नहीं है। इसके बाद आई थिंक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग या बहुत ही दमखम रखता हो, सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान है। और यहाँ पे पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चन में जाएं तो हम बाकी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन 16 नोट्स का है, थर्ड क्वेश्चन 9 का नोट्स का रेप्लिका है और इलस्ट्रेशन 14 मॉड्यूल का रेप्लिका क्वेश्चन है। तो हमारा मॉड्यूल भी हो गया और पास्ट एग्जाम भी साथ में खत्म हो गए। तो जो हमारा टाइम था कि 12:15 पे हमारा होना चाहिए, एग्जैक्ट 12:14 पे हमारा ऑपरेटिंग का पूरा रिविजन हो गया। पर इस रिवीजन की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ तब है जब अब आप घर जाके आज ही इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। मैंने आपको बता दिए कौन कौन से क्वेश्चंस करने लायक है, जो जो क्वेश्चंस करने लायक है वो सब मैंने आपको बता दिए, वही आपको रिवीजन के अंदर करने हैं। पर
आपको रिवीजन बहुत अच्छे से करना है और इसके लिए आप आज ही जाके करोगे तो ही ये रिवीजन हमने जो किया है काम का है, अदरवाइज ये बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने जो रिवीजन कराया हो उसमें थोड़ा बहुत मजा आया होगा, समझ में आया होगा। ऑपरेटिंग अब थोड़ा सा खत्म हो गया होगा खौफ, और अब कैलकुलेशंस भी इजीली आने लग गए होंगे। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले रिवीजन के लिए। जल्दी अगला रिवीजन प्लान करते, एक बार ये होली पंचमी का एक बार निकल जाए। मंडे ट्यूसडे हमारा पंचमी का हॉलीडे वापस ट्यूसडे को आएगा, तो इसलिए वो एक बार निकल जाए। इंदौर में मेनली पंचमी खेलते हैं, तो ट्यूसडे को तो मेन हॉलीडे रखना ही पड़ेगा, तो ट्यूसडे को फिर हॉलीडे हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर प्लान कर सकते हैं। अब कौन सा चैप्टर प्लान करना है वो आप मुझे बताएंगे कि कौन सा करना है रिवीजन। इंटीग्रेट नॉन इंटीग्रेटेड को रिवाइज करवाने की जरूरत है क्या? मार्जिनल का रिवीजन डला हुआ है यूट्यूब पे बहुत प्रॉपर तरीके से क्रोमा रिकॉर्डिंग के अंदर। हाँ, प्रोसेस रंग पंचमी से मॉक टेस्ट चालू हो रहे हैं क्या आपके? ठीक है, चलो एक काम करते हैं, एक बार बच्चे बोले ओवरहेड्स का डला हुआ है यूट्यूब पे बहुत अच्छे से। ओवरहेड्स, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मटेरियल करवा सकते। मटेरियल का देखता हूं मेरा रिवीजन यूट्यूब पे है कि नहीं है। अगर नहीं हुआ तो मैं मटेरियल कॉस्टिंग ले लेता हूं, मटेरियल रिवीजन कराने लायक है। अगर नहीं हुआ तो मटेरियल का अपन नेक्स्ट रिवीजन रख लेंगे। आइसक्रीम तो आई नहीं यार अभी तक, मैं पूछता हूँ 2 मिनट के लिए, अपन जाना मत क्योंकि फिर मंगवाई है, तो आप जाओगे तो वेस्ट हो जाएगी, इसलिए प्लीज वेट।